करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्म लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वंतरि भगवान की जय। जैसा कि मैम ने अभी इंट्रोड्यूस किया, आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, जो कि एट प्रेजेंट फाउंडर हैं प्रकाश नेत्रालय के, जो कि ही इज वर्किंग देयर सिंस 2009 टिल डेट। और सर का बीएमएस 2005 में हुआ है श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से। उसके बाद सर ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत 2006 में श्री धरियम आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर केरला में काम किया है। उसके बाद 2006 से 2008 में ही हैज बीन वर्कड एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड हेडेड श्री धरियम आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल इन रायपुर फॉर 2 years. Then from 2008 to 2009 he headed NIA Sri Dharyam Center of Excellence in Ophthalmology जयपुर। और सर को शायद याद नहीं है, लेकिन उस टाइम मैं यूजी में थी और बहुत बार सर से सुनेत्र लेने गई थी। तो सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर दिनेश सर। और जैसा कि आज का सर ने मैम ने भी बताया कि सर आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी अ सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत ज्यादा मुझे लगता है हम सोचते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में आयुर्वेद का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक आई ड्रॉप्स हो गई, हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। तो डेफिनेटली आज का लेक्चर भी हमें उस वे में भी एनलाइटन करेगा। और दूसरा सर टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, हाउ टू इम्प्रूव आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो कुछ नया सुनने को हमें डेफिनेटली आज मिलेगा। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ से इस लेक्चर के बाद लेकर जाएंगे। तो आगे का मैं सेशन दिनेश सर आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीक्षा। सबसे पहले हेतल मैडम को नमस्कार, बलदेव सर को मेरा प्रणाम, सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स जो इस सेशन में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरे ख्याल से मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है शायद, क्योंकि हाँ जी सर, मैं डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्टेड हूँ। आ रही है ना? हाँ जी सर, क्लियर है। थैंक यू। आज का विषय वैसे तो आप लोगों को क्लियर है कि आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी ए सिंप्लीफाइड अप्रोच। मैं जब खुद यूजी में हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन के दौरान, तो शालक्य का ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ग्रेस मार्क्स 2 नंबर मिल करके मेरा पेपर क्लियर हुआ था, खासतौर पे नेत्र का, तो आई का, ऑप्थेल्मोलॉजी का। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक सेंसिटिव आई ऑर्गन जो है एक सेंसिटिव ऑर्गन है, और इंद्रिय स्थान होने की वजह से थोड़ा पैनिक दिमाग में रहता है कि इसको कैसे ठीक करेंगे हम आयुर्वेद से, इसके डिजीज में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। जैसे घुटनों का अगर कोई दर्द है, किसी पेशेंट को नी ज्वाइंट का पेन है, तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे आप, कोई भी ट्रीटमेंट चिकित्सक करते हैं उससे रिलीफ नहीं मिलता, दर्द अगर बढ़ भी जाता है तो कोई मेजर थ्रेट नहीं है, किसी तरह का ऑर्गन डैमेज का थ्रेट नहीं है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हाथ डाला तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा ना हो कि कहीं फायदा मिलेगा कि नहीं, लेकिन नुकसान जरूर होने का डर दिमाग में रहता है डॉक्टर को। तो मैं कोशिश आज कर रहा हूं कि आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी के, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करेंगे। मैं एक दिन कह भी रहा था किसी को कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 4 बीमारी 4 दवाई, कोई लंबा चौड़ा इसमें गेम है नहीं। तो मैं आज अपने उसी वाक्य को कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, कि हम उसको इतने ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकें कि ऑप्थेल्मोलॉजी की बड़ी से बड़ी डिजीज, एक्यूट इमरजेंसी इंटरवेंशंस को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ऑप्थेल्मोलॉजी में ऐसे हैं जो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से बहुत बढ़िया तरीके से उनको मैनेज किया जा सकता है। तो मैं अपनी स्लाइड जो है इसमें कास्ट कर रहा हूं। आप सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं ना? हाँ जी सर। जी। तो मैं यहां से शुरू करूंगा।
ये आई की एनाटॉमी एक ब्रॉड व्यू लेंगे। हम सब जानते हैं कि आई की स्ट्रक्चर कॉर्निया से स्टार्ट होकर ऑप्टिक नर्व पे एंड करती है। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग इतनी ही हमें चाहिए कि लेंस से आगे का जो हिस्सा है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है और लेंस से पीछे का जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है। सारे आईज के जो पार्ट्स हैं वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उसको समझना। तो कॉर्निया, कोरॉइड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, हम डीप एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, आयुर्वेद के अनुसार ही हम चलेंगे, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लिया है। आयुर्वेद की एनाटॉमी में हमने पूरी आंख को 5 मंडल में डिवाइड किया है। पक्ष्ममंडल आईलैशेस बिल्कुल क्लियर है, वर्त्ममंडल आईलिड्स को बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है। शुक्ल मंडल स्क्लेरा को हमने नाम दिया। शुक्ल मंडल माने सफेद वाला जो हिस्सा, इसमें जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स, वस्कुलेचर आएगी, वो शुक्ल मंडल के डिजीज के अकॉर्डिंग ही उसको समझना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट आगे आने वाली फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि इसका महत्व क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आयुर्वेद के अनुसार हमें समझना है। पटल प्रोग्नोसिस के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसी एनाटॉमी की जरूरत है। कृष्ण मंडल में हमने कॉर्निया को माना है और दृष्टि मंडल जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स, जहां पे न्यूरो रेटिनल पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उसको हमने दृष्टि मंडल के अंदर, आयुर्वेद के अंदर उसको माना है। 5 मंडल को आचार्य ने इस तरह से डिवाइड किया है पूरी आईज की एनाटॉमी को। फिर कुछ ज्वाइंट्स का नाम दिया। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है डिजीज के ट्रीटमेंट के संदर्भ में। पक्ष्म वर्त्म संधि, वर्त्म शुक्ल संधि, जहां पे 2 मंडल मिलते हैं उस हिस्से को संधि का नाम दिया है, इससे सब परिचित हैं। ये जो है ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। नेत्र का जो पटल का पार्ट है वो एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट भी है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पटल आई की एनाटॉमी का हिस्सा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसको फंक्शनल एस्पेक्ट के संदर्भ में समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, हमने इस स्क्रीन में जो देखा, पक्ष्म मंडल के अंदर तेजोजल आश्रित पटल भी हो सकता है, अस्थि आश्रित पटल भी हो सकता है। किस धातु की इन्वॉल्वमेंट किस एनाटॉमी में है, वहां से हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो पटल की एनाटॉमी है ये एक फंक्शनल एनाटॉमी के संदर्भ में हम इसको समझ पाएंगे। तेजो जल आश्रित, जहां पे तेज यानी कि अग्नि महाभूत और जल का प्रभाव है, वो ऑफ कोर्स शुक्ल मंडल में भी हो सकता है, वो दृष्टि मंडल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तेजो जल आश्रित को सिर्फ हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई मानेंगे ना। रेटिना के अंदर भी तेजो जल आश्रित पटल के सिम्टम्स कैसे देखने हैं वही एक सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट से समझेंगे। कहने का भाव ये है कि जो नेत्र पटल की एनाटॉमी है वो फंक्शनल एनाटॉमी के संदर्भ में माने। ऐसा नहीं है कि अस्थि आश्रित पटल को हमने रेटिना और ऑप्टिक नर्व का नाम दे दिया, मेदो आश्रित पटल को हमने विट्रस ह्यूमर का नाम दे दिया, मांस आश्रित पटल को हमने आइरिस मसल और कोरॉइड प्लेक्सस का नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। इसको फंक्शनल एस्पेक्ट से अगर समझेंगे तो हर एक मंडल में हर एक पटल दिखेगा। ऐसा हमें तब भी समझ में आएगा जब आचार्य ने क्लास 6 के अंदर अपने प्रथम पटलगत दृष्टिगत रोगों के लक्षण लिखे हैं, द्वितीय पटलगत दृष्टिगत रोगों के लक्षण लिखे हैं। तो कॉर्निया का ही डिजीज अस्थि आश्रित पटल में भी हो सकता है, कॉर्निया का ही डिजीज तेजो जलाश्रित पटल में भी हो सकता है। खाली वर्त्म पटल जो हैं वो एक एक्सटर्नल फिजिकल एनाटॉमी के रूप में समझने हैं। बाकी तेजो जलाश्रित पटल, मांस आश्रित पटल, मेदो आश्रित पटल और अस्थि आश्रित पटल, ये चारों के चारों फंक्शनल एस्पेक्ट से ही एनाटॉमी को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है, ऐसा मेरा मानना है। और इन सब चीजों को समझने से हम डिजीज प्रोग्नोसिस अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर कोई भी डिजीज तेजो जलाश्रित पटल, बहुत सारे फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं और वो सारे के सारे चेंजेस ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पर जाकर के हमें ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। हमें उस इमेज का, उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी इमेज बनती है ब्रेन के अंदर। इस तरह से पूरी फिजियोलॉजी काम करती है। इसमें हम सब जानते भी हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स में अगर सरफेस, इसका आई बॉल की शेप छोटी या बड़ी अगर हो जाए तो वो चीजें धुंधली किस तरह से दिखाई देती है, वो सारे एस्पेक्ट हम पटल के संदर्भ में आगे जाकर के समझेंगे उसको। आंख की फंक्शनिंग को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। ये कैमरे की तरह काम करती है हमारी आंख। पहला है इंद्रियाज सन्निकर्ष, यानी कि हमारी चक्षु इंद्रिय का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो कांटेक्ट होता है। कंडक्शन ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई।
आंख के ऊपर रोशनी गिरेगी, उसकी सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, वहां से रिफ्रैक्ट होंगी कॉर्निया और लेंस के थ्रू, और सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर गिरती हैं। यहां तक आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। नेक्स्ट पार्ट है एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें रेटिना और ऑप्टिक नर्व के लेवल पे बहुत सारे फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था। पिगमेंटेशन है, कॉन सेल्स हैं, रोड सेल्स हैं, रोडोप्सिन और जो आयोडेप्सिन पिगमेंट्स हैं, लाइट के अंदर हम देख रहे हैं, डिम लाइट में हम देख रहे हैं, रात के अंधेरे में हम देख रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस उसी हिसाब से चेंज होते हैं। कौन से पिगमेंट की किस लेवल पे कितनी ज्यादा जरूरत है, आई ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। इसमें बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की आयुर्वेद की फिजियोलॉजी की अकॉर्डिंगली आवश्यकता नहीं है। ये एक सेल्फ जनरेटेड सिस्टम है, हमें सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व के लेवल पे फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होकर के एक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, जिसको ऑप्टिक नर्व कैरी करेगी थ्रू ऑप्टिक चियाज्मा टू द ब्रेन और विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। वहां पे हमें उस इमेज की प्रॉपर इमेज बनेगी और वो हमें एनालिसिस होगा कि किस तरह से सारी लाइट रेज कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेन में जाएंगी, और ब्रेन इमेज की जो एनालिसिस है, ज्ञान जो है हमें वास्तव में वो इमेज कैसी दिखाई दे रही है, लाल रंग की है, हरे रंग की है, छोटी है, बड़ी है, टेढ़ी है, वो पूरा जो एनालिसिस है ब्रेन अपने लेवल पे करता है। वो ज्ञान की उत्पत्ति ब्रेन के लेवल पे होती है, ऐसा आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन किया। ये बहुत बेसिक फिजियोलॉजी है, हम सब लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आंख के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सारी की सारी धातुएं हर एक मंडल के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। जो आंख का मस्कुलर पार्ट है, वो आईज की मसल्स हैं, पृथ्वी महाभूत से वो बनती हैं। और फिजियोलॉजिकल दोष की बात करें तो कफ दोष उसको फंक्शन करता है वहां पर। पूरा वस्कुलर जो पार्ट है, वो चाहे स्क्लेरा का हो, चाहे कोरोइड का हो, रेटिना का हो, मैक्सिमम जो वस्कुलेचर है आंख के अंदर वो कोरोइड और रेटिना में देखने में मिलता है। वो अग्नि महाभूत की वजह से है, क्योंकि वहां पे ब्लड का प्रभाव है। सफेद वाला जो हिस्सा है, जो स्क्लेरा का पार्ट है, वहां पे क्योंकि टीयर ग्लैंड्स भी वहीं पर उसी एरिया के अंदर एक्यूमुलेटेड हैं, एक्वस ह्यूमर भी वहीं पे सारा फॉर्मेशन होता है। स्क्लेरा के अंदर अपने आप में थोड़ा वस्कुलेचर है। ये वाटरी सिक्रेशंस जहां पर भी हैं वो व्हाइट पार्ट से ही कोरिलेटेड है। कफ दोष सफेद रंग का से हम उसको कोरिलेट करते हैं। जल महाभूत की अधिकता वहीं पे हमें देखने को मिलती है। जो आंख का ब्लैक वाला पार्ट है, कृष्ण पटल एंड रेटिनल पिगमेंट्स, यहाँ दो चीजें देखिए डिफरेंटली आई। एक तो कॉर्निया में जो हमें आइरिस की इमेज दिखाई देती है, हमने आयुर्वेद ने, हमारे आचार्यों ने उस पूरे हिस्से को कृष्ण मंडल माना है। उस पूरे हिस्से का अर्थ कॉर्निया या आइरिस अलग से नहीं दिया, लेकिन काले वाले हिस्से में होने वाली सारी डिजीज को हमने कृष्ण मंडलगत व्याधि के रूप में माना। लेकिन यहाँ पे ब्लैक पार्ट की जब बात कर रहे हैं दोष और महाभूत को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो रेटिना के जितने भी पिगमेंट्स हैं, जो भी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स हैं, रोड सेल्स हैं, कॉन सेल्स हैं, बाइपोलर नर्व सेल्स वहां पे कनेक्ट होती हैं, वो पूरा का पूरा वायु महाभूत से संचालित है। वात दोष की हमें प्रेजेंस वहां माननी है। तो आप कॉर्निया और ब्लैक वाला पार्ट एक्सटर्नल, या फिर रेटिना में जो पिगमेंटेशन है इंटरनल, उन सब चीजों को हम वात दोष से कोरिलेट करेंगे। जो हमारा लेक्राइमल पैसेज है, जहां पे आंसू बनते हैं, जो लुब्रिकेशन पूरा बनता है, वो स्पेस है। वहां पे आइडियली दैट इज ए पैसेज। तो पैसेज में आकाश महाभूत होता ही है, और वात की वजह से वहां पे जल स्रवित होता है। तो ये पूरा कंट्रोल चल गुण की वजह से वात के कारण होगा, और आकाश क्योंकि स्पेस है तभी किसी चीज की मूवमेंट भी हो पाएगी। तो आप इस तरीके से उसको समझेंगे, हर चीज को इस एस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि चीजें हमारी आंख के लेवल पे किस तरह से हो रही हैं। अब ये सब अंडरस्टैंड करने के बाद में कि इमेज कैसे बनती है, आंख की फंक्शनिंग कैसे होती है, बात आती है डिजीज की, जिसको हम बेसिकली समझना भी चाह रहे हैं। आंख के अंदर बेसिकली 4 ही पैथोलॉजी होंगी, क्योंकि आंख में पित्त का स्थान है, आलोचक पित्त का ये मूल रूप से घर है। तो या तो वात की वृद्धि हो जाएगी, वात वृद्धि इन पित्त स्थान, ये 4 जो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, मैं अपनी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस इन 4 पैथोलॉजीज के आधार पे ही कर रहा हूं। आप फिर ये डिपेंड करेगा कि कौन सी महाभूत के किस मंडल में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ट्रीटमेंट का वेरिएशन आएगा। अदरवाइज इन 4 पैथोलॉजी के अलावा कोई 5वीं पैथोलॉजी मुझे नहीं लगता कि मेजर रूप में कोई एग्जिस्ट करती है। वात वृद्धि इन पित्त स्थान, ऐसा कब होगा? जैसे ग्रीष्म ऋतु के जो लक्षण आते हैं, वात और पित्त के मिले जुले सिम्टम्स हमें आंख में दिखाई देंगे। वो कैसे कैसे सिम्टम्स होंगे वो आगे हम समझेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया समझने के लिए सिर्फ 4 पैथोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है।
वात और पित्त की वृद्धि हमें ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देती है। पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान। पित्त की वृद्धि जब पित्त स्थान में होगी तो पूर्ण रूप से शरद ऋतु होगी, पित्त का जैसे प्रकोप होता है। सिर्फ पित्त वृद्धि के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, रुक्षता कम होगी, तीक्ष्णता ज्यादा दिखाई देगी, जो शरद ऋतु में जैसे दिखाई देती है। तीसरी पैथोलॉजी हो सकती है कफ वृद्धि इन पित्त स्थान। स्थान तो पित्त का ही रहेगा, अब या तो वात की वृद्धि होगी या पित्त की वृद्धि होगी या कफ की वृद्धि होगी। कफ वृद्धि इन पित्त स्थान में जैसे बसंत ऋतु के में सिम्टम्स जो आते हैं, आम पित्त सिम्टम्स, कफ आने की वजह से पित्त में आम का संयोग हो जाएगा, तो बसंत ऋतु के सारे सिम्टम्स और यहीं से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी निकलेगा। अभी आप सिम्टम्स को खाली समझना है कि जो फिजिकल लेवल पे सिम्टम आएंगे एक वो कैटेगरी है, जो विजुअल लेवल पे सिम्टम्स आएंगे दूसरी वो कैटेगरी है, और इन सब चीजों से पैथोलॉजी बिल्कुल आसान हो जाएगी। कफ वृद्धि इन पित्त स्थान को हम बसंत ऋतु के साथ कोरिलेट करते हैं। तो बसंत ऋतु के सिम्टम्स में क्या होता है, बसंत ऋतु में कफ की वृद्धि होगी और ऑलरेडी उष्णता होने की वजह से पित्त भी वहां पे रहेगा, कफ पिघलना शुरू होगा, तो लिक्विड एसिड जैसे जो सिम्टम्स होंगे, उस तरह की तीक्ष्णता, उस तरह की भारीपन, मंद गति, ऐसे सारे सिम्टम्स हमें वहां पे दिखाई देंगे। और चौथा एक पैथोलॉजी हो सकती है कि पित्त का खाली क्षय हो जाए, यानी कि वो इंद्रिय स्थान की, इंद्रिय के अंदर कोई अगर डैमेज हो रहा है, उष्मा वहां रही नहीं, विजन वहां पे रहेगा नहीं, विजन का टोटल लॉस हो जाना, इंद्रिय स्थान का डैमेज हो जाना, कंप्लीट डैमेज हो जाना, पित्त क्षय की कैटेगरी में मैं मानता हूं। वो वात की वजह से हुआ, तेज हवा चलेगी तो जलती हुई दिए को बुझा सकती है, हवा इतनी ही होनी चाहिए कि दिया जलता रहे ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। आपको ये माइन्यूट लेवल पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के थ्रू समझ सकते हैं। वो पित्त की वजह से भी हो सकता है, पित्त जलती हुई आग के ऊपर आप बहुत ज्यादा कोई एसिड गिरा देंगे, भले गर्म तासीर है, अग्नि के जैसे गुण वाला है, लेकिन द्रवता अगर ज्यादा होगी तो भी अग्नि बुझ जाएगी। कोरिलेट इसी तरीके से करना है। बेसिक जो वात पित्त कफ के जो गुण हैं, गुणों के आधार पे अगर हम समझने लगेंगे तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से ये चार पैथोलॉजी आई में होने वाले A to Z डिजीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चार पैथोलॉजीज को हम अपने दिमाग में रखेंगे, जिसको अगली स्लाइड में, आगे आने वाली स्लाइड्स में बेहतर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक ये हमने एक टेक्स्ट बुक से इसको कोरिलेट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसमें आई से संबंधित होने वाले सारे सिम्टम्स को एक्सप्लेन किया है। आप देखें, जनरल सिम्टम्स, कुछ साइंस जो डॉक्टर या क्लिनिशियन मॉनिटर करता है, विजुअल सिम्टम्स, या फिर जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, इन चार चीजों के अलावा कोई भी किसी भी तरह का हम उसमें साइन और सिम्टम अलग से फील नहीं करते। इन चार कैटेगरी में ही हम डिवाइड करेंगे। तो वात की वजह से जनरल सिम्टम्स जो आएंगे, जैसे पेन होगा तो वात की वजह से, आंख से पानी गिर रहा है तो वात की वजह से। क्यों गिर रहा है आंख में पानी वात की वजह से? क्योंकि जो लेक्राइमल एपरेटस था, जहां से शुक्ल स्थान जो था हमने पीछे देखा था, वो आकाश महाभूत का स्थान है और वो वात की वजह से वहां पे मॉनिटरिंग सारी होगी। तो अगर वात का चल गुण बढ़ जाएगा तो पानी का सिक्रेशन वहां से बढ़ जाएगा। इसको इस तरह से आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नंबनेस अगर आंख में हो रही है तो वो वात की वजह से, क्योंकि चल गुण की अभाव होगा, रुक्षता का अभाव होगा, सेंसेशन का लॉस होगा, तो वो वात की वजह से होगा। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वात की वजह से ही होगा, क्योंकि चल गुण वात का है। ये पूरा गुणों का खेल है। गुण और दोष अगर हमें समझ में आ जाएं तो किसी भी चीज का कैरेक्टर निकालना, किसी भी चीज का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, क्योंकि चल गुण किसका है? वात, पित्त और कफ। इन तीनों में से चल गुण, चलायमान गुण, आई की मूवमेंट करना बॉडी के अंदर वात का स्थान है। तो मूवमेंट में अगर रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो वो वात की वजह से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती। फॉरेन बॉडी सेंसेशन रुक्षता की वजह से, वो सिर्फ वो वात का सिम्टम होगा। अब वात के ही जो साइंस बनेंगे, एट्रोफिक चेंजेस, क्षय किसी चीज का हो जाना वात की वजह से होगा या कफ के क्षय की वजह से होगा। वात वृद्धि या कफ क्षय। अब कफ का क्षय भी वात की वृद्धि की वजह से ही जनरली होता है। वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज को, तो वात की वृद्धि में ही हम उस चीज को समझ सकते हैं। एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स, ये सब साइंस जो देखने में मिलेंगे ये वात वृद्धि के देखने में मिलेंगे। विजुअल सिम्टम्स में आप देखें, काले काले मच्छर मक्खी जैसे दिखाई देना, ब्लैक फ्लोटर्स दिखाई देना, स्कोटोमास जितने भी हैं वो वात के कारण होंगे। फील्ड डिफेक्ट्स, देखने में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिस्ड विजन है, वहां पे विजन बन ही नहीं रहा, वो वात की वजह से होगा। मेटामॉर्फोप्सिया जो है, छोटी चीज का बड़ा दिखाई देना, बड़ी चीज का छोटा दिखाई देना, दूर का पास, पास का दूर, या टेढ़ा मेढ़ा चीजों का दिखाई देना, ये वात की वजह से होगा। लॉस ऑफ विजन अगर है तो वो वात की वजह से है ही। कलर ब्लाइंडनेस अगर कोई इशू है, क्योंकि हमने पढ़ा था टोटल पिगमेंटेशन रेटिना का
वो वात की वजह से ही आएगा, तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस को हम वात की वजह से ही मानते हैं। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के अंदर जो चेंजेस हैं, वो डिटैचमेंट है, एट्रोफी हो रही है, डिजेनरेटिव कोई चेंजेस दिख रहे हैं, कोई स्कार बना है, वो टोटल वात की वजह से होगा। शायद यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब पित्त की जब बात करेंगे, आंख में पेन होना वो भी पित्त की वजह से हो सकता है। पेन वात के कारण भी हो सकता है, पेन पित्त के कारण भी हो सकता है। तेज रोशनी में जाने में तकलीफ आना, बर्निंग जलन होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, तो यहाँ पे पित्त, आलोचक पित्त में जब कहीं गड़बड़ आएगी, वो बढ़ जाएगा अगर, तो विजन में ब्लरिंग देगा। जैसे बहुत तेज रोशनी आ गई, रोशनी बहुत ज्यादा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है, तेज रोशनी में जाते ही आंखें जैसे एकदम चुभने लगती है रोशनी, वो पित्त की वृद्धि की वजह से होगा। साइंस में रेडनेस दिखेगी, वाटरिंग अगेन हो सकता है क्योंकि पित्त में भी द्रव गुण है, कंजेस्टेड वेसल्स, इडिमा, डिस्चार्ज, डिस्कलरिंग, हेमरेज, आप बखूबी कोरिलेट कर सकते हैं। एक भी सिम्टम ऐसा नहीं आएगा जो वात पित्त कफ की डेफिनेशन में एक्सप्लेन ना किया जा सके। फ्लैशेस अगर दिखाई दे रहे हैं, तेज रोशनी, हरी पीली नीले रंग की लाइट, चमकीले रंग की लाइट चमक रही है, फोटोफोबिया है, डिमनेस ऑफ विजन इन डे, दिन में देखने में तकलीफ है, शाम और रात में ठीक दिखाई देता है। कलर ब्लाइंडनेस अगेन क्योंकि आलोचक पित्त का भी स्थान है वहां पर, इसलिए पित्त का कंट्रीब्यूशन भी इसमें रहेगा, वात और पित्त दोनों के कारण आएगा कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम। सडन विजन लॉस, मेटामॉर्फोप्सिया, ये भी पित्त के अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। रेटिना के अंदर कोई लीकेज हो रही है, इडिमा आ गया, मैकुलर इडिमा है, फ्लूइड की लीकेजेस हैं, हेमरेज है, ब्लड का लीकेज हुआ है कहीं, नियोवास्कुलाइजेशन जैसा कि डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है, एएमडी में देखने को मिलता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये सब पित्त की वजह से ही है, पित्त की गड़बड़ के कारण ही है। कोई रेटिना में कुछ पिगमेंट्स बन जाएं, एक्सुडेट्स डिपॉजिट हो जाएं, वो अगर वो येलो कलर के हैं तो वो सब पित्त की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही होंगे। अब कफ के कारण आप देखेंगे आंख में अगर भारीपन है, भारीपन होना, गुरुत्व होना कफ का गुण है। सिक्रेशंस होना, थिक सिक्रेशंस, गाढ़ी गीड़ निकल रही है आंख में, थिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कफ की वजह से होगा। इचिंग होना कफ का सिम्टम है, आंख भरी भरी सी महसूस होना एक कफ का ही गुण है। कोई भी ओपेसिटी आंख में आ जाए, कैटरेक्ट, कॉर्नियल ओपेसिटी, टेरिजियम की ग्रोथ, ये मांस का कहीं पे बढ़ जाना, ये टोटल कफ की वजह से ही होगा। कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई नोडुल बन रहा है, जैसे स्टाई की फॉर्मेशन है, चैलेजियम की फॉर्मेशन है, या कोई पिंगुइकुला बन रहा है, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ्स हैं जो अनडिजायर्ड हैं, जो नॉर्मली नहीं होती। मास अगर किसी लेवल पे बढ़ जाए, और ये कोई भी ग्रोथ रेटिना के लेवल पे है, चाहे वो स्क्लेरा में है, चाहे वो कॉर्निया के ऊपर कोई ग्रोथ हो रही है, चाहे इंटरनल कोई ट्यूमर है, वो सारे के सारे कफ की वजह से ही होंगे। विजुअल सिम्टम्स में हम देखेंगे ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, कफ की वजह से एकदम से विजुअल में डैमेज नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि कफ का मंद गुण है, चल गुण इतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से चलायमान होकर के अपने सारे लक्षण को प्रकट कर दे। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कफ का अधिकार होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का कोई भी सिम्टम है, तेज अंधेरे में जाने में विजन में प्रॉब्लम है, तो वो कफ की वजह से ही होगा। पेरिफेरल फील्ड लॉस, क्योंकि जितने भी ये रोडोप्सिन पिगमेंट्स हैं, रोड सेल्स जो हैं, वो रेटिना के अंदर पेरिफेरी में होती है, इसलिए अगर उनमें डैमेज हुआ है तो वो कफ की वजह से ही होगा, क्योंकि वही सेल्स हमें रात के अंधेरे में देखने में मदद करती है। जब हम तेज रोशनी से कम रोशनी के अंदर जाते हैं, मूवी थिएटर के अंदर या कोई ऐसे सिनेमा हॉल में या किसी ऐसे घर के अंदर जा रहे हैं जहां रोशनी कम है, तेज रोशनी से आए हैं, तो प्यूपिल जब तक डायलेट होकर के रोड सेल्स को एक्टिवेट करेगा, वो कफ का ही रोल है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आएंगे, धीरे धीरे कफ की वजह से जो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है वो एक्टिवेट होगा, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको विजुअलाइज करने में। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे से बाहर तेज रोशनी में जाएंगे, आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे वात और पित्त की वजह से चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी, और पित्त कफ की बजाय ज्यादा चलायमान है, इसलिए वो रिफ्लेक्स इमीडिएट आता है। कफ के कारण ही कोई जो एक्सुडेट्स हैं, जो सीरस लीकेजेस होते हैं, जैसे सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी सीएसआर के अंदर है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी मेजर कोई हेमरेज नहीं हुआ, लेकिन सीरस एक्सुडेट्स डिपॉजिट हुए हैं, वो कफ की वजह से ही होंगे। जितने भी ट्यूबरकुलर ये ऑन्कोलॉजी की जितनी भी ग्रोथ हैं, कार्सिनोमेटस हैं, ब्लास्टोमास हैं, वो सारी ग्रोथ कफ के कारण ही होंगी। सीरस लीकेज जितनी है मैंने बताया, वो जैसे सीएसआर में होता है, वो सब कफ की वजह से होती है। कोई भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं कहीं पर, वो सब कफ के कारण ही दिखाई देंगे। इन सिम्टम्स को वात पित्त कफ के नजरिए से अगर हम आंख में देखना शुरू करें, आप आंख की डिजीज का एक सिम्टम कहें और उसको दोष के साथ कोरिलेट कर लें, और ये मान के चलें कि वो दोष पित्त के घर में बैठ के ऐसा काम कर रहा है, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, एक ब्रॉड डायरेक्शन आपको मिलनी स्टार्ट होगी। इस नजरिए से आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है।
पॉइंट ये नहीं है कि पेशेंट ने आके कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ड्राई टाइप ऑफ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन विद एक्सुडेट्स इन माय मैकुला। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम 100 बार सोचेंगे, कई बार ऐसा मेरा मानना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन टर्म्स की वजह से ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से अलग हट जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी डिजीज को देखने का नजरिया अगर सिर्फ ये रखें, सिम्टम क्या आ रहा है, वो किस धातु के अंदर है, किस लेवल पे उसमें रसगत है, रक्तगत है, मांसगत है, मेदगत है, उसकी मूवमेंट, उसके गुण कैसे हैं, किस स्थान में हो रहा है, वहां से हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी मिलेगा, वहां से हमें प्रोग्नोसिस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक पैरामीटर को जो अभी स्क्रीन के ऊपर है, इस एक पैरामीटर को किसी भी हालत में आप ना छोड़ें। आप ऑप्थेल्मोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अंडरस्टैंड करके आगे अपनी क्लिनिकल नॉलेज को बूस्टअप करना स्टार्ट कर देंगे और आपको एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे कि वाकई में इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत बहुत साइंटिफिक वैलिडेशन है। इसी तरह से, क्योंकि आप एक बात देखिए, जब सुश्रुत जी ने शालक्य लिखा था, वाग्भट जी ने लिखा था, उस समय ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन की टेक्निक्स नहीं थी। पूरी की पूरी शालक्य तंत्र सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर लिखी हुई है, व्हाट्सोएवर बी द पैथोलॉजी इनसाइड। हम फाइनल माइन्यूट एनालिसिस करके इंस्ट्रूमेंट से उसको स्टडी करके एक कंक्लूसिव फॉर्म में निकाल भी लें तो भी फर्क क्या पड़ेगा, वो हम सिम्टम्स के आधार पर वैसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो नेचर की अंडरस्टैंडिंग है, ऋतु की अंडरस्टैंडिंग है, गुणों की अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पे पूरी की पूरी आई की पैथोलॉजी को बिल्कुल समझा जा सकता है। वात बढ़ेगा तो पित्त के घर में, पित्त बढ़ेगा तो अपने घर में, कफ बढ़ेगा तो पित्त के घर में। वात का क्षय तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे पित्त के घर में उसकी कोई जगह ही नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में काम कर रहा था। ज्यादा अगर होगा तो ही मेजर रूप में अपने सिम्टम्स दिखाई देगा। ये चार चीजों को अगर हम, चार पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो सारे के सारे आई के डिजीज को इस कैटेगरी के तहत बिल्कुल आराम से समझा जा सकता है। हम आगे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इसको मैंने डिजीज को कैटेगराइज कर दिया, जितनी भी पेल्सी हैं आंख के अंदर वो सारी वात के कारण होंगी। एट्रोफी जो भी हो रही है वो वात के कारण होगी, डिस्ट्रॉफी जो हो रही है वो वात के कारण होगी। डिजनरेशन अगर कहीं भी है, कॉर्निया का है या आइरिस मसल का है, रेटिना का है, विट्रस का है, ऑप्टिक नर्व का है, जो भी डिजनरेशन हो रहा है वो वात के कारण हो रहा है। कहीं भी पिगमेंट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, स्क्लेरा में कोई पिगमेंट आ गए, कॉर्निया के ऊपर कोई पिगमेंट आ गया, रेटिना पे पिगमेंट आ गया, कोरोइड में पिगमेंटेशन हुआ है, वो सब वात की वजह से होंगे। स्कारिंग अगर कहीं बन रही है वो वात की वजह से है। डिटैचमेंट अगर कहीं हो रहा है, अपनी जगह से कोई चीज खिसक रही है, वो वात की वजह से होगा। ड्राइनेस अगर किसी भी एरिया में आ रही है तो वो वात की वजह से आएगी। पित्त के कारण हमेशा कंजेशन दिखेगी, इन्फ्लेमेटरी जितने भी चेंजेस हैं, हेमरेजेस जितनी भी हैं, डिजनरेशन में ऑफ कोर्स पित्त का भी रोल रह सकता है। नियोवास्कुलाइजेशन जो होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन जो वेट टाइप की है, वो सब के सब पित्त की वजह से ही होंगे। कफ के कारण जो सिम्टम्स आएंगे वो ओपेसिटीज, सारी ग्रोथ, सारे एक्सुडेट्स, जो एक्सुडेट का मतलब जो वाटरी डिपॉजिट्स हैं जिसमें ब्लड के डिपॉजिट्स नहीं है, हेमरेज नहीं है, लेकिन कुछ एक्सुडेट्स हार्ड प्रोटीन्स के साथ में थोड़ा वाटरी, एक गाढ़ा ऐसा मटेरियल बना जो प्रोटीन उसमें निकलता है बाहर ब्लड वेसल्स से और वो डिपॉजिट हो जाता है वहां पर बिना किसी मूवमेंट के। बाद में वो डिजनरेट करता है, धीरे धीरे डिजनरेट करता है, जैसे ड्राई एएमडी के अंदर होता है। स्क्लेरोसिस कहीं भी हो रही है, जैसे लेंटिकुलर स्क्लेरोसिस है जो कैटरैक्ट का एक मेजर रीजन है, वो कफ की वजह से माना जाता है। सीरस लीकेजेस जितनी भी हैं जहां पे हेमरेज नहीं है लेकिन ब्लड के अंदर से सिर्फ वाटरी लीकेज हुआ है, सीरस डिपॉजिट्स किसी भी एरिया में हुए हैं, वो सारे के सारे कफ की वजह से माने जाएंगे। तो हमने डिजीज की कैटेगरीज को भी उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखिए, ये तीन चीजें हम फर्स्ट प्रोफ से पढ़ते आए हैं, वात, पित्त और कफ के गुण। सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु, ये पित्त के गुण हैं। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद कर, सब जानते हैं, ऐसे ही कफ के गुण हैं। ये तीनों के तीनों गुणों को अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए कि वहां पे कोई पैथोलॉजी आ रही है तो किस गुण की वजह से आ रही है, इस नजरिए से देखेंगे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। ये जो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, ब्लू में आंख की नॉर्मल फिजियोलॉजी चाहिए क्योंकि पित्त का स्थान है। ये जो तीन दोष हैं, सस्नेहम, उष्णम और द्रवम, ये तीन गुणों की वजह से आंख की पूरी फिजियोलॉजी उसका घर बना हुआ है। थोड़ा सा उसमें चिकनाई है, थोड़ी सी उसमें ऊष्मा है, थोड़ा सा उसमें वाटरी पार्ट है, मतलब द्रव पार्ट है उसके अंदर।
इन तीन गुणों को आप मान के चलो तो क्या बनेगा? थोड़ा गर्म, थोड़ा चिकनाई युक्त और थोड़ा लिक्विड पार्ट। तो ऐसी चीज बनेगी जैसे एसिड होता है, जैसे हमने घी को गर्म कर दिया, जैसे हमने शहद को गर्म कर दिया। मैं गुण की बात नहीं कर रहा, मैं कंसिस्टेंसी को समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा द्रव, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा चिकनाई युक्त, ये तीन बेसिक गुण हैं जो आंख के अंदर एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में रहने चाहिए। हम ऐसा देखते हैं जब जब इन तीनों गुणों के अंदर बदलाव आएगा, या तो स्नेह पार्ट कम या ज्यादा हो जाएगा, या ऊष्मा का पार्ट कम या ज्यादा हो जाएगा, या द्रव का पार्ट कम या ज्यादा हो जाएगा। अब वो वात के कारण होगा कि कफ के कारण होगा, या पित्त अपने आप में भी बदलाव कर सकती है, क्योंकि पित्त की वृद्धि पित्त स्थान में भी हमने एक पैथोलॉजी को पढ़ा था। तो वहीं से डिजीज सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक इट मेक्स सेंस। आप यहां तक समझ पा रहे हैं? मैं आगे बढ़ता हूं। अब पहले हमने पैथोलॉजी ली थी वात वृद्धि इन पित्त स्थान। अब वात की जब वृद्धि होगी पित्त स्थान में, तो वो क्या करेगी? स्निग्ध और द्रव गुण को कम कर देगी, क्योंकि वात जिस दोष के साथ मिलेगी उसके सिम्टम्स को बढ़ा देती है। लेकिन बढ़ाने में वात जब पित्त के साथ मिलेगी तो खाली हीट को बढ़ाएगी, लेकिन वात का स्वभाव रुक्ष होने की वजह से वो स्निग्धता और द्रवता को कम कर देगी। सो इंक्रीज्ड रुक्ष, उष्ण एंड तीक्ष्ण गुण, ये ग्रीष्म ऋतु के पूरे सिम्टम्स आपको आंख में दिखाई देंगे। आपको महसूस करने हैं कि जैसी बाहर राजस्थान के अंदर मई और जून का महीना जो होता है 15 अप्रैल से 15 जून तक, वो सिम्टम्स जब आंख में हों तो कैसे कैसे डिजीज आ सकते हैं, किस तरह के डिजीज आएंगे। जैसे पित्त के सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे, पित्त के सिम्टम्स ज्यादा मिलने के कारण बहुत ज्यादा रेडनेस आंख में दिखाई दे सकती है, आंख रूखी हो जाएगी, आंख को मूवमेंट कराने में तकलीफ आएगी, आंख की देखने की जो क्षमता है वो थकावट भरी लगेगी। और विजुअल सिम्टम्स की अगर बात करें तो रेटिना में भी कुछ ड्राइनेस के चेंजेस फील होंगे, उसकी काम करने की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम मिलेगी। इस तरीके से आप जब समझेंगे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा का पूरा आएगा ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार। वो सारे सिम्टम्स के ऊपर जब हम वापस जाते हैं इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, तो वात की वृद्धि पित्त स्थान में आप सिम्टम्स देख पाएंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में जो मेंशन है। पेन होगा, वाटरिंग होगी, नंबनेस, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, एट्रोफिक चेंजेस आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, लॉस ऑफ विजन एकदम से सडन हुआ है, काले काले जाले दिखाई दे रहे हैं, कुछ फील्ड डिफेक्ट्स आए हैं, कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। ये पूरे के पूरे 4 कैटेगरी में जो वात के सिम्टम्स हमने पित्त स्थान में मेंशन किए, ऐसे ऐसे जब भी सिम्टम्स दिखाई दें तो आपको ये मान के चलना है जो अभी इस स्क्रीन पे है, वात की वृद्धि हुई है पित्त स्थान पे, और उसको कंफर्म करेंगे हम रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वृद्धि के साथ, कि जब ये तीनों गुण की वृद्धि दिखाई दे। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि स्निग्ध, द्रव और ये जो उष्ण गुण है ये आंख की नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं बैलेंस में। लेकिन जब वात बढ़ जाएगी तो तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से ऊष्मा बढ़ेगी, हीट ज्यादा लगेगी। लेकिन रुक्षता के साथ ऊष्मा बढ़ेगी, तीक्ष्णता के साथ ऊष्मा बढ़ेगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो ग्रीष्म ऋतुचर्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर ठंडा और मीठा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस में से अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर सिर्फ एक ही रस है जो प्रयोग करने लायक है, वो है मधुर रस। घृत का प्रयोग करें, मधुर रस का प्रयोग करें, मूर्धा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल 100% करना ही करना है, क्योंकि वात का हमें शमन करना है। तो कैसे तेल लेंगे? तेल 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, उष्ण तेल और शीत नेचर के तेल। तेल स्वभाव से वैसे उष्ण होते हैं, लेकिन संस्कार के द्वारा जो जिन तेलों को ठंडे द्रव्यों के साथ में प्रोसेस किया गया, जैसे क्षीर बला तेल है, जैसे पिंड तेल है, ऐसे तेलों का इस्तेमाल करके, या फिर कषाय धारा हम कर सकते हैं, क्षीर धारा हम कर सकते हैं। मूर्धा के ऊपर हमें शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है मधुर रस के साथ में। तो क्षीर वाला तेल सबसे अच्छी चॉइस है, क्योंकि क्षीर का प्रयोग मधुर रस को बढ़ाएगा, तेल की ऊष्मा को कम करेगा, एकदम टिपिकल वात पित्त के सिम्टम्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठंडे लेप हम लगाएंगे, वात का अनुलोमन करने वाली दवाइयां हम देंगे, दार्भिक क्षीर से कोई भी आंख पे नेत्र क्रियाकल्प जितने भी हमें करने हैं, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन, लेप कोई लगाना है, पिंडी लगानी है, विडालक लगाना है, उसमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी ड्रग्स चूज करनी है जो वात का तो अनुलोमन करें, तासीर में ठंडी हो, लेकिन थोड़ा सा मधुर और स्निग्ध हो। अगर कोई ऐसी ड्रग का आप चूज कर रहे हैं जो अपने आप में रुक्ष है लेकिन शीत बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पित्त का तो बैलेंस हो जाए, वात और ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको अनुपान के रूप में थोड़ा सा घी मिला के या दूध मिला करके उसको संस्कारित कर लें, जिससे वो वात और पित्त दोनों का शमन करने लग जाए।
यहां शमन और संतर्पण चिकित्सा का प्रयोग करना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतुचर्या के अंदर संशोधन का प्रयोग मेजर रूप में कहीं भी इंडिकेटेड नहीं है। जो भी ग्रीष्म ऋतु की चर्या है वो ही वात वृद्धि इन पित्त स्थान में आंख के संदर्भ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रॉड डायरेक्शन मैंने आपको दी आपके सामने। अब इस डायरेक्शन में जब अगली स्लाइड में हम चलेंगे तो कौन कौन सी कॉमन फॉर्मुलेशंस अपने सामने आएंगी, जैसे द्राक्षादि घृत है, वात पित्त शमक करता है। महात्रिफला घृत है, टिपिकली इसके अंदर भृंगराज डला हुआ है, इसमें शतावरी डली हुई है, तो ये वात पित्त का शमन करेगा। विदार्यादि घृत बिल्कुल शीत वीर्य है। त्रिफला घृत, वैसे त्रिफला अपने आप में त्रिदोष कारक है, घृत के साथ संस्कारित करने से तो वो वात पित्त का शमन करेगा ही करेगा। शतावरी शर्करा दूध के साथ हम प्रयोग करा सकते हैं इंटरनली। मुलेठी का हम प्रयोग कर सकते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। कुष्मांड एक फर्स्ट क्लास चॉइस है जो वात और पित्त दोनों को बैलेंस करेगी। मधुर रस, स्निग्ध और शीत वीर्य, तो कुष्मांड अवले का प्रयोग करें। कुष्मांड का स्वरस आप पेशेंट को पिला सकते हैं। कुष्मांड का किसी भी तरह से संस्कार बना करके आप जो भी उसको यूज करना चाहें वो डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगा। अगर हमें लगता है कि दोष कुछ ज्यादा लेवल पे बढ़े हुए हैं तो स्निग्ध विरेचन का हमें प्रयोग करना है। रुक्ष विरेचन का, जैसे अविपत्ति चूर्ण है, त्रिफला कषाय है या पंचसकार है या निशोथ है, इनका प्रयोग नहीं करना। स्निग्ध विरेचन का, तिलवक घृत का आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिवृत अवलेह का दूध के साथ हम प्रयोग करा सकते हैं। इस तरह से अपने ट्रीटमेंट की डायरेक्शन को प्लान करना है कि वात और पित्त दोनों का शमन हो, चाहे इंटरनल मेडिसिन के लेवल पे बात हो, चाहे नेत्र क्रियाकल्प के लेवल पे बात हो। दारवी मुलेठी का जो क्षीर कषाय बनाते हैं, थोड़ा सा दूध थोड़ा पानी मिला करके जब काढ़ा बनेगा, उन तरीकों, ये जो फॉर्मुलेशंस आपके सामने हैं, ये कुछ फॉर्मुलेशंस हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हर वो फार्मूला, हर वो ड्रग का चयन इस हिसाब से करना है कि वो चक्षुष्य गुण लिए हुए हो। ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना जो अपने आप में अचक्षुष्य होती है और वात और पित्त दोनों दोषों को शमन करने वाली हो। आई थिंक इट मेक्स सेंस। आप सारी चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगा, घृत का प्रयोग, मधुर रस का प्रयोग, मूर्धा में तेल का इस्तेमाल, शीत लेप लगाने हैं, वात का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा हमें करनी है। दारवी का क्षीर सेक का हम प्रयोग कर सकते हैं। शमन और संतर्पण चिकित्सा करनी है। संतर्पण अपने आप में दिखाता है कि हमें घी, दूध और जो मधुर रस वाली चीजें हैं वो खिलानी है। उन्हीं से वात और पित्त दोनों का बैलेंस आएगा। अगले लेवल पे जब हम जाते हैं, अगली पैथोलॉजी है पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान। इसमें सार पित्त के जितने भी गुण हैं सारे की वृद्धि हमें दिखाई देगी। तो ये टिपिकल जो शरद ऋतु है, जो अभी शुरू होने वाली है, वर्षा के बाद शरद का भी आगमन जस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला है। 5-7 दिन ऋतु संधि अभी चल रही है। 10 दिन में हम शरद ऋतु के अंदर प्रवेश करेंगे। तो उस समय पे जो पित्त के सिम्टम्स होते हैं, उन सारे सिम्टम्स को हम ऐसे समझेंगे कि पित्त के सभी गुण बढ़ गए। उसमें द्रवत्व भी, आपको आंख में एसिड की फीलिंग आएगी। उष्ण भी है, तीक्ष्ण भी है, द्रव भी है, स्निग्ध भी है। ये सारे के सारे गुणों के सिम्टम्स जब आंख में दिखाई दें तो आप मान के चलेंगे कि पित्त अपने पित्त स्थान पर बढ़ गए हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, स्नेहन करना है, विरेचन, शरद ऋतुचर्या पूरी की पूरी अपने दिमाग में रख के चक्षुष्य ड्रग्स का विचार करते हुए, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन के रूप में प्रयोग हो और चाहे वो नेत्र क्रियाकल्प के रूप में प्रयोग हो, इस तरह से हम सोच करके चलेंगे। हमें स्नेहन कराना है, विरेचन कराना है। अब देखिए, पित्त के गुणों की जब वृद्धि होगी, पित्त शामक, मधुर, अम्लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 में से 3 रस हैं जो पित्त का शमन करते हैं, मधुर, तिक्त और कषाय। अब मधुर, तिक्त, कषाय का प्रयोग में से पहले किस रस का प्रयोग करें, ऐसा समझने के लिए हम एक फार्मूला हमेशा ध्यान में रखेंगे, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम। कफ की वृद्धि पित्त स्थान में हमेशा अड़ंगा डालेगी। हमेशा प्रथम दृष्टया कफ के कारण आंख में तकलीफ आ सकती है, इसलिए कफ को कभी भी नहीं भूलना। तो कफ को मान के चलेंगे कि थोड़ा बहुत कफ तो होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वात वृद्धि इन पित्त स्थान, उसमें तो कफ का कोई रोल ही नहीं बचता, क्योंकि वात तो टोटली ऑपोजिट है कफ के। लेकिन जब पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान में हो रही है तो भी सूक्ष्मता से विचार करते हुए थोड़ा सा कफ शायद कहीं हो सकता है, इसलिए पहले तिक्त रस का प्रयोग करेंगे हम। तिक्त रस का प्रयोग करने से हमने बुद्धि, समझदारी क्या दिखाई कि पित्त का शमन तो होगा ही होगा, साथ में तिक्त रस क्योंकि शुद्धि करने वाला है, द्रवता को खत्म करने वाला है, तिक्त रस स्निग्धता को खत्म करने वाला है, इसलिए अगर कफ किसी भी थोड़े बहुत रूप में अवेलेबल है, डिजीज की पैथोलॉजी में कहीं शामिल है, तो कफ का सबसे पहले सफाया हमें कर देना है। शुद्ध जो पित्त बचेगा, बाद में हम मधुर रस के प्रयोग से पित्त को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। पित्त शामक नस्य दीजिए। रक्त पित्त की पूरी चिकित्सा आप इसमें कर सकते हैं। शीतल लेप का प्रयोग करेंगे, सारे के चंदन का आप इसमें लेप लगाएं, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। तर्पण का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन वो सेकंड लेवल पे जब पहले तिक्त रस का प्रयोग हो चुका होगा।
थोड़ा सा आम दोष की शुद्धि करके पहले तिक्त रस का प्रयोग करें, उसके बाद मधुर रस का प्रयोग हमें कराना है। मधुर रस का प्रयोग तर्पण के रूप में भी वही मानना है, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन हो चाहे वो नेत्र क्रियाकल्प के रूप में हो। पहले तिक्त रसों से हम नेत्रधारा करेंगे, पहले तिक्त लेप लगाएंगे, जब आम की शुद्धि हो जाएगी बाद में तर्पण का नंबर आएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें मूर्धा की जो चॉइस बनेगी वो क्षीर धारा, कषाय धारा या तक्र धारा भी ले सकते हैं। तक्र धारा के अंदर तक्र वैसे तो उष्ण वीर्य होती है, गर्म तासीर है, उसकी अम्ल रस है, लेकिन कषाय रस साथ में होने के कारण और जो आंवला इसमें हम डालते हैं, नागरमोथा का भी कई दफा प्रयोग करते हैं, आंवला नागरमोथा कषाय मिला के, या और भी किसी भी कफ पित्त शामक कषाय का या पित्त शामक कषाय का आप इसके साथ संस्कार करके तक्रधारा के काढ़े को बना सकते हैं। जैसे महामंजिष्ठादि कषाय के साथ में आप तक्रधारा कर सकते हैं तो टिपिकल पित्त का शमन हो जाएगा। तो जो तक्र का अम्लता है, तक्र की जो ऊष्मा है वो तंग नहीं करेगी, और वो पित्त की कषाय रस प्रधान होने की वजह से पित्त की जो द्रवता है उसको शोषण करके, और जो काढ़ा हमने साथ में मिलाया वो फाइनली पित्त के शमन की तरफ ही जाएगा। तो वो हमें थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करना है कि क्षीर का प्रयोग करना है, कषाय रस का प्रयोग करना है, या तक्र के साथ टिपिकल जो थोड़ी सी ऊष्मा जो कफ को भी हटाए साथ में, ऐसी चीजों का प्रयोग करना है। ये एक ब्रॉड डायरेक्शन में दे रहा हूं जिससे आप बेहतर तरीके से मेरे ख्याल सेकंड पैथोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, कैसे हमें चीजों को समझ के चलना है। लक्षण हमने बताए थे इसी, ये जो अभी स्क्रीन आपके सामने है, इन सारे सिम्टम से ही आप ये अंदाजा लगाएंगे कि पित्त की वृद्धि पित्त स्थान में कैसे होती है। जो पित्त के सारे सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स जब हमें आंख के अंदर सिम्टम्स के रूप में दिखाई दे तो ये मान के चलना है कि पित्त गड़बड़ हुई है पित्त के घर में। तो पित्त वृद्धि पित्त स्थान का हमने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा, जो शरद ऋतुचर्या है उसकी अकॉर्डिंगली करेंगे। अब इसमें जो कॉमन फॉर्मुलेशन है, महात्रिफला घृत अगेन, क्योंकि वो उसमें शतावरी और भृंगराज और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो आंवला इसमें डलता है, वो पित्त शामक है ही। जीवंत्यादि घृत बिल्कुल शीतवीर्य है। पटोलादि घृत के अंदर बहुत आंवला डलता है। महातिक्त घृत में तो 50% आंवले का संयोग रहता है, आंवले का कषाय 50% इसमें डलता है। तो ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस घृत ये एक रसायन के रूप में भी काम करेगा, जो पित्त शामक रसायन हम कह सकते हैं। वासकादि कषाय ये भेषज रत्नावली का एक फार्मूला है। पत्ते षडंग कषाय को सब लोग जानते हैं, टिपिकल पित्त शामक है। निम्बादि कषाय है जो कुष्ठ चिकित्सा के अंदर हम कुष्ठ चिकित्सा में से लिया है। षडंग पानीय को ज्वर चिकित्सा में से सब समझते हैं, रक्त पित्त चिकित्सा में भी इसका वर्णन है। तो जो पित्त शामक जितनी भी ड्रग्स हैं लेकिन चक्षुष्य हों, उन सभी चीजों का इस्तेमाल हम सूझबूझ के साथ में पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान के रूप में करेंगे। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जितनी भी तिक्त रस वाले द्रव्य हैं वो फर्स्ट लेवल पे यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद मधुर रस का सेवन बाद में जरूर कराएंगे, क्योंकि तिक्त रस जो है वो अचक्षुष्य भी होता है। हमें उसका इतना ही प्रयोग करना है कि जो कफ को, आम को अपने रास्ते से हम हटा सकें। बाद में खाली पित्त बचेगी तो उसका शमन हमें मधुर रस के साथ ही फाइनली उसको सेटल करना है। प्रवाल पिष्टि बहुत अच्छी चीज है इसकी पित्त वृद्धि पित्त स्थान के लिए। चंदन लेप मैंने पहले भी जिक्र किया था। कुष्मांड का प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं, टिपिकल पित्त शामक है। पद्मक, मुलठी, त्रिफला, शर्करा मिला करके आप इसकी कषाय बनाएं, उसका क्षीर कषाय भी बना सकते हैं और उसका ये पानी वाला कषाय भी बना सकते हैं। ये अगेन आपको देखना है कि स्निग्ध गुण की वृद्धि कितनी है, रुक्ष गुण की वृद्धि कितनी है, तीक्ष्ण गुण की वृद्धि कितनी है, उष्ण गुण की वृद्धि कितनी है। अगर उष्ण गुण की वृद्धि ज्यादा है तो आप क्षीर कषाय का प्रयोग करें। अगर ऊष्मा के साथ द्रव गुण की वृद्धि ज्यादा है तो क्षीर की बजाय सिंपल कषाय का प्रयोग करें। ये इतनी ही युक्ति लगानी है, डायरेक्शन यही रहेगी। आई थिंक इट मेक सेंस। मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरी जो पैथोलॉजी हो सकती है आई के लेवल पे वो है कफ वृद्धि इन पित्त स्थान। इसमें स्निग्ध और द्रव ये दोनों गुण बढ़ जाएंगे। ऊष्मा ऑलरेडी है, स्निग्धता और द्रवता बढ़ गई, ये बन गया एसिड। जैसे बसंत ऋतु के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जितना भी कफ बॉडी के अंदर है जब वो पिघलना शुरू होगा तो हमें गर्मी भी लगेगी, कफ भी निकल रहा है। वो जो सिचुएशन आती है वहां पे टिपिकल तिक्त रस का आधिक्य में प्रयोग करना है, क्योंकि यहां पे कफ ज्यादा है। पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान में कफ को हम सिर्फ वहम मान के चल रहे थे, इसलिए पहले थोड़ा सा तिक्त रस का प्रयोग किया। लेकिन कफ वृद्धि इन पित्त स्थान में हमें टिपिकली तिक्त रस का प्रयोग करना है, क्योंकि उस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम। तो जो स्निग्ध और द्रव गुण की वृद्धि हुई है वो तिक्त रस के अलावा उसका शमन कोई भी रस नहीं कर सकता। अगर हम कटु रस का प्रयोग करेंगे तो कटु रस का प्रयोग करने से पित्त की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो आम दृष्टि तो ठीक है, थोड़ा सेटल होगी, लेकिन पित्त की अधिकता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर वो सिम्टम्स पेशेंट के बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया जो ड्रग का सिलेक्शन है वो है तिक्त रस का प्रयोग।
लघु रुक्ष द्रव्य प्रयोग, पित्त शामक आम पाचक ड्रग्स का प्रयोग। आम पाचन के बाद में फिर संशोधन, स्नेहन, विरेचन और उन सब पैटर्न पे जाना है पित्त की शुद्धि करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो कफ को हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम आम का पाचन संजीवनी बटी से नहीं कराएंगे, यहाँ आम का पाचन हम आजमोदादी चूर्ण से नहीं कराएंगे। यहाँ आम पाचन के लिए हम वो ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे जो पित्त शामक भी हैं और आम पाचक भी हैं, क्योंकि कफ की वृद्धि हुई है तो आम की दुष्टि तो है ही है। तो आम की दुष्टि को सेटल करने के लिए हमें पित्त शामक आम पाचक द्रव्यों का प्रयोग करना है। जैसे डायरेक्शन आपको समझ में आई, बसंत ऋतु का जो ट्रीटमेंट है हमें टिपिकल उसी ट्रीटमेंट पे जाना है। बसंत ऋतु के अंदर भी हम बहुत ज्यादा उष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसके आगे आने वाले जो ग्रीष्म ऋतु है फिर उसमें आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में ज्यादा तकलीफ आती है पेशेंट को, इसलिए तिक्त रस के द्रव्यों के साथ प्रयोग किया जाता है, ना कि कटु रस के साथ। कटु रस का बहुतायत में प्रयोग करना उचित नहीं है। बसंत ऋतु में भी ओवरऑल अदर डिजीज की भी बात करें तो थोड़ा बहुत फिर भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप आंख के संदर्भ में बात करेंगे तो ये तो कफ वृद्धि पित्त स्थान में हो रही है, तो पित्त की दुष्टि ज्यादा होने का डर है, इसलिए कटु रस की बजाय तिक्त रस का प्रयोग करना पहली चॉइस है। यहाँ पे जो कॉमन फॉर्मुलेशंस निकल के आएंगी, वासकादि कषाय के अंदर वासा है, पटोल पत्र है, त्रिफला है, इसमें ये चिरायता डला हुआ है, महामंजिषादि कषाय सब जानते हैं कफ पित्त शामक है, पटोलादिगण कषाय कुष्ठ चिकित्सा के अधिकार में है, महासुदर्शन चूर्ण से कौन परिचित नहीं है, टिपिकल कफ शामक आम पाचक का पित्त शामक आम पाचक के रूप में पहली चॉइस हो सकती है। रुक्ष गुण है तो जो मैंने बात की थी यहाँ पर, ये स्निग्ध और द्रव गुण बढ़ेगा, कफ वृद्धि होगी पित्त स्थान में तो स्निग्ध और द्रव गुण की बहुतायत देखने को मिलेगी, वो सिम्टम्स दिखेंगे हमें। तो वहां पे हमें कैसी चीज चाहिए, हमें वहां पे ऐसी चीजें चाहिए जो रुक्ष गुण वाली है, जैसे महासुदर्शन चूर्ण रुक्ष है, शीत है, आम पाचक है, तिक्त रस प्रधान है, तो कफ और पित्त दोनों के लिए बैलेंस है। एविपत्ति चूर्ण पित्त को भी सेट करेगा, वात को कफ को भी सेट करेगा, रुक्ष गुण है, स्निग्धता और द्रवता दोनों का शोषण करेगा। गिलोय यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। केशोर गुगुल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुष्ठ चिकित्सा पूरी की पूरी कफ पित्त शामक जो कुष्ठ चिकित्सा है हम पूरा उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तिक्त घृत, एक बार जब कफ का शमन हो जाए, आम का जब पाचन हो जाएगा, उसके बाद भी संशोधन चिकित्सा के रूप में हम तिक्त घृत, महातिक्त घृत या पटोलादि घृत का ही इस्तेमाल करेंगे। यशद भस्म के बारे में सब जानते हैं, ये शीत वीर्य है लेकिन रुक्ष गुण वाली है, ये तिक्त रस वाली भी है, ये कफ और पित्त दोनों को बैलेंस करती है। तो यशद भस्म का प्रयोग कफ और पित्त की दुष्टि जब होगी आंख के अंदर, वहां पे हमें प्रयोग करना है। रुक्ष आयुस्वेद लेप, जैसे जौ का आटा एक छोटी पोटली बना के, या ड्राई जो आंख पे सिकाई करते हैं, प्रेस गर्म करके कपड़ा लगा के उससे जो सिकाई करते हैं आम का पाचन करने के लिए, वेट नहीं करनी, गीले पानी से नहीं करनी, रूखी करनी है ताकि कफ मेल्ट हो, कफ का मूवमेंट स्टार्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी द्रव गुण बढ़ा हुआ है। द्रव गुण बढ़ा हुआ है तो हमें उन सब चीजों का इस्तेमाल करना है जो रुक्ष गुण में। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक इट मेक सेंस। कफ वृद्धि इन पित्त स्थान में हमने बसंत ऋतु के अंदर आने वाली पूरी जो परिचर्या है उसी का प्रयोग किया है, लेकिन तिक्त रस के साथ, कटु रस के साथ नहीं। सिर्फ इतना ही उसमें डिफरेंस आएगा, वो इसलिए क्योंकि आंख के अंदर पित्त की अधिकता ऑलरेडी है। तो ये तीन मेजर पैथोलॉजीज हैं। चौथी पैथोलॉजी का मैंने इसमें जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि जब पित्त का क्षय होगा तो पित्त का क्षय होने का अर्थ है आलोचक पित्त का क्षय होना, और वो विजन के अंदर टिपिकल डैमेज है। अगर वो अपने आप में डैमेज हो रहा है तो वो पूर्ण डैमेज ही होगा। वो एक दूसरे दोष के साथ मिलके अगर आएगा तो ना तो वात पित्त का क्षय होने देगा और ना कफ की वजह से पित्त का क्षय जरूर हो सकता है। तो वो कफ और पित्त की पैथोलॉजी में वहां पे उसके सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब कफ की वृद्धि होगी पित्त स्थान में तो कुछ ना कुछ पित्त का शमन वो करेगा। आप इसको उस नजरिए से देख सकते हैं। अकेला बिना वात और पित्त की इन्वॉल्वमेंट के अगर पित्त का शमन हो रहा है तो वो अपने आप में एक इंद्रिय का डैमेज है, उसकी कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, कोई मेजर पैथोलॉजी उसके साथ अटैच देखने को मिलेगी। ऐसा संभव नहीं है कि बॉडी के अंदर कोई भी प्रभाव ना आए और सीधा आंख के अंदर जाकर के पित्त का क्षय हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर पित्त का क्षय कफ की वजह से है तो कफ वृद्धि की चिकित्सा हमें करनी है। पित्त स्थान में जो हमने अभी डिस्कस की, बिना कफ की इन्वॉल्वमेंट के पित्त का क्षय नहीं होगा, इसलिए उन सिम्टम्स को उस नजरिए से देखा जाए। पित्त आंख के जो कॉमन कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिनकी वजह से डिजीज हो सकता है, और जब हम आंख के डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किन पथ्य को ध्यान में रख के चलना है, किन अपथ्य को दिमाग में रख के चलना है। जैसे जितनी भी खट्टी चीजें हैं, अम्ल रस पित्त की वृद्धि करेगा और कफ की भी वृद्धि करेगा। तो पित्त का तो घर है उसको भी बिगाड़ रहा है, और कफ की जो हमने एक डायलॉग बताया था शुरू में, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम,
इस डायलॉग को तो हमेशा ध्यान में रखना। मैं डायलॉग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको दिमाग में बैठा लें। सूत्र, फार्मूला, श्लोक भूल सकते हैं, लेकिन डायलॉग हम नहीं भूलेंगे। चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम, स्पष्ट निर्देश दिया है। बसंत ऋतु की चर्या करने से 70% आई डिजीज को ठीक किया जा सकता है। ये पहला सिद्धांत है। इसलिए वो सब चीजें जो कफ और पित्त की वृद्धि करेंगे, कफ और पित्त में गड़बड़ कर सकते हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। तो हमारे पास चॉइस ही लिमिटेड बची, तिक्तरस बचता है सिर्फ, जो कि यूज किया जाना चाहिए। लेकिन पित्त को भी ध्यान में रखना, बाद में मूल स्थान पित्त का है, वो मधुर रस है। तो पहले तिक्तरस का प्रयोग, फिर मधुर रस का प्रयोग सभी आई डिजीज की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है मेजर रूप में। उसके अलावा कोई दूसरी सिद्धांत बनता नहीं। जितनी विदाही चीजें हैं वो पित्त की वृद्धि करेंगी। विरुद्ध आहार, अध्यशन, असातम्य और उष्ण आहार, ये डाइट के संदर्भ में 4 चीजें शास्त्र में क्लासिकल रेफरेंस के रूप में लिखी हैं, जिनको चिकित्सा के दौरान बचना चाहिए और जिनको प्रैक्टिस करने से आई डिजीज हो सकते हैं। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, रात में जागने से वात की वृद्धि होती है, पित्त का क्षय होगा। इसलिए चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम, कफ वृद्धि वाला तो कोई काम करना ही नहीं है जब आंख के रोगों से अगर बचना है, या आंख के रोगों की जब हम चिकित्सा कर रहे हैं। स्मोकिंग करने से टिपिकली आंख के ऊपर प्रभाव आता है, धूमपान के अंदर लिखा हुआ है। वेग धारण करने से, आगे में कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा, नेत्र के ऊपर विकार आएगा। रीडिंग इन द मूविंग व्हीकल, चलती गाड़ी में प्रयोग, कुछ हम अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आंख के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर जोर पड़ता है। रीडिंग इन रॉन्ग पोजीशंस, मेंटल स्ट्रेस। सिर के ऊपर बहुत तेज गर्म पानी से डालने से, ठंडा पानी का इस्तेमाल करना जब हम एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद ठंडे पानी से अगर नहा लें, जो नेचुरोपैथी में कई बार प्रैक्टिस कराते हैं, गर्म बात, ठंडा बात, गर्म बात, ठंडा बात, ये सब गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पे सिर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। सिस्टमिक कोई डिजीज अगर है तो उसको ध्यान में रखना है जब हम आई डिजीज का कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्सोजेनिक फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, कोई जख्म हो जाए, चोट लग जाए, आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं, एलईडी लाइट्स, हैलोजन लाइट्स, और जो सीजनल चेंजेस आते हैं उनकी वजह से जो दोष में प्रकोप है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आई डिजीज के आने में या आई डिजीज के जाने में रेजिस्टेंस देने में। तो उसको उस संदर्भ में इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलना है जब हम आई डिजीज का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कुछ क्लासिकल रेफरेंसेस मैंने निकाले हैं अपार्ट फ्रॉम शालक्य, वो रेफरेंसेस जो आई के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन कहीं सूत्र स्थान में लिखे हैं, कहीं विमान स्थान में लिखे हैं, कहीं चिकित्सा में लिखे हैं। मेजरली सूत्र स्थान के अंदर मेंशन है। चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम, पहला डायलॉग तो यही है। दूसरा, जब हम वेग अवरोध को पढ़ते हैं तो अपान वायु के वेग रोकने से, अश्रु के वेग रोकने से और छर्दी के वेग रोकने से नेत्र आई के डिजीज आ सकते हैं। ये क्लासिकल रेफरेंस है, मैं नहीं कह रहा। तो ये तीनों वेग नहीं रोकने, या अगर रोके हैं तो उसकी वजह से तो कहीं डिजीज नहीं आया। ये प्रोग्नोसिस और अपथ्य बताते हुए पेशेंट को ये ध्यान में रखना है। नवनीत के बारे में, मक्खन जो होता है, रक्त पित्त अक्षी रोगजित, साफ साफ लिखा है। तो पेशेंट को नवनीत, अगर मेटाबॉलिक डिजीज नहीं है कोई ऐसा जो मक्खन खाने में रेजिस्टेंस दे, तो मक्खन का प्रयोग कराया जा सकता है। घृत का प्रयोग में लिखा है बल आयु शुक्र चक्षुषाम, चक्षुष है ये घी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। हनी के बारे में एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एक बार बात हो रही थी कि बोले आंख के रोगों में हनी का कोई मेजर रोल नहीं है, वो सिर्फ अपने योगवाही गुण के कारण एक अनुपान के रूप में हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हनी के बारे में क्लियर लिखा है चक्षुषम छेदी त्रिट श्लेष्म, ये चक्षुष्य है, नेत्र की ज्योति को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो इंद्रिय स्थान की जो पावर है, जो पोटेंसी है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हनी को सिर्फ एक एडिटिव के रूप में नहीं मानते, उसको सिर्फ एक व्हीकल के रूप में ना मानते हुए मेन स्ट्रीम मेडिसिन के रूप में ऑप्थेल्मोलॉजी में मेंशन्ड है, इसलिए उसको उसी हिसाब से कंसीडर करना है। तेल त्वक दोष कृत अचक्षुषम, साफ साफ लिखा है आंख के अंदर तेल नहीं डालना। स्निग्धता बनाने के लिए कई बार अगर हम ऐसा सोचें कि वात की वृद्धि ज्यादा है तो घी की बजाय तेल का हम प्रयोग अगर 2-2 ड्रॉप्स डाल दें आंख में, तो वो गड़बड़ है, वो रेजिस्टेंस देगा। ड्राई आइज के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स में अगर हम देखते हैं, कई बार कई जगह पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि कैस्टर ऑयल का प्रयोग आंख में करने से ड्राइनेस में रिलीफ मिलेगा। तो ये फंडामेंटल लेवल पे मैं इसको सही नहीं मानता। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अलग विषय है, लेकिन फंडामेंटली क्योंकि सारे तेल अचक्षुष्य होते हैं, सो दे शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बार सिम्टोमेटिक रिलीफ दे भी रहा है तो आगे जाकर के लंबा प्रयोग अगर कोई पेशेंट करेगा तो वो अचक्षुष्य गुण को फेस करना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। एक अगला जो इंपॉर्टेंट लिंक, जो रेफरेंस मुझे मिला अलसी के बारे में, अलसी भी जिसको बोलते हैं, आजकल खूब बहुतायत में लोग प्रयोग कर रहे हैं कि हम अलसी खा रहे हैं, रोस्टेड करके खा रहे हैं, अलसी को पीस के खा रहे हैं।
अलसी के बारे में आयुर्वेद में साफ लिखा है, दृक शुक्र हृत, दृष्टि और शुक्र विकारों को बढ़ाती है, इनका नाश करती है, कफ वर्धक है, पित्त वर्धक है, उष्ण गुण वाली है, तो आंखों के लिए हेल्पफुल हो ही नहीं सकती। और अलसी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, पूरा गीत गा रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कहीं भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, आई की ड्राइनेस है, अभिसंध रोग है, वहां पे बोले ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ, ड्राइनेस में आराम मिलेगा। रेटिनल डिजेनरेशन है, एएमडी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ। लोग अलसी का तेल कैप्सूल में भर भर के खा रहे हैं, चम्मच में भर भर के पी रहे हैं। ये दृष्टि शक्ति का विनाश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ये क्लासिकल रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले हमें। तिल और पिन्नाक, तिल और तिल से बनी हुई चीजें जितनी भी, तिल के लड्डू, तिल की गज्जक, साफ साफ लिखा है तिल पिन्नाक विकृति शुष्क शाकम विरूढ़कम। ये भी मैंने पूरा श्लोक लिखा। शांडाकी वटकम, कांजी वड़ा जिसको बोलते हैं, दृकघ्नम दोषलम ग्लपनम गुरु। विरूढ़कम माने स्प्राउट्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्प्राउट्स को प्रैक्टिस करना है, अच्छा होता है आंखों के लिए, बॉडी के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तिल, तिल से बनी हुई सारी चीजें, शुष्क शाक, सूखी सब्जियां जितनी भी हैं, शांडाकी वटकम, कांजी वड़ा, अम्ल रस की प्रधानता उसमें आ गई, कफ पित्त वर्धक है वो पूरा का पूरा। दृकघ्नम है, ये सारी चीजें जितनी भी इसमें वर्णन आई, तिल, तिल से बनी सारी चीज, सूखे साग, विरूढ़कम यानी कि स्प्राउट्स, शांडाकी वटकम यानी कि कांजी वड़ा, ये दृष्टि शक्ति का नाश करेंगी, दोषों का प्रकोप करने वाले हैं। ग्लपनम यानी कि बॉडी में ग्लानि पैदा करने वाले हैं। और गुरु होते हैं ये सब के सब पचने में हजम नहीं होंगे। तो वापस उसी डायलॉग पे जाएंगे, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम, कफ और पित्त की वृद्धि हो रही है। इन सब चीजों से दे शुड बी डिस्करेज्ड एज फार एज द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज इज कंसर्न। द्राक्षा फलोत्तमा वृक्षा चक्षुष्या, अंगूर खिलाएं, मुनक्का का प्रयोग करें, द्राक्षा का प्रयोग करें, बेनिफिशियल है। त्रिफला अक्षी आमयापहा, सभी आंखों के रोग में त्रिफला दिया जा सकता है। सोचने की जरूरत नहीं है वात में दें कि पित्त में दें कि कफ में दें। अक्षी आमयापहा, सारे आंखों के रोगों को खत्म करता है त्रिफला। मधुर रस का प्रयोग, केश इंद्रिय ओजसाम, मधुर रस जो है अपने आप में 6 के 6 में से वो इंद्रिय शक्ति वर्धक है, सभी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाएगा। तो चक्षु इंद्रिय की शक्ति को भी बढ़ाएगा। लेकिन बात वही है कि अगर रोग के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो पहले तिक्त रस का प्रयोग करेंगे, कफ की वृद्धि ना हो जाए कहीं। बाद में इंद्रिय गुण की वृद्धि के लिए मधुर रस की चीजों पे ही हमें रुकना पड़ेगा, वहां लंबा तिक्त रस पे नहीं जा सकते। अम्ल रस के बारे में लिखा है, पुर्यात शैथिल्यात तिमिरम भ्रमम, ये तिमिर रोग की उत्पत्ति करने में सबसे आगे है। तो आंख के रोग देगा ही देगा, इसलिए अम्ल रस का इस्तेमाल नहीं करना। दही, छाछ, इवन नींबू, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज अम्ल रस की जब बात आती है उसका प्रयोग नहीं करना। हाँ, दाड़िम और आंवला, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अम्ल रस होने के बावजूद भी पित्त की वृद्धि नहीं करते। तो लॉजिक लगा के युक्ति के साथ कहीं प्रयोग करना चाहे तो अलग विषय है, किया जा सकता है। व्यान वायु के कर्म में लिखा है निमेश उन्मेष आदि का, निमेश उन्मेष आदि क्रियाएं, और उसके आगे पीछे का टुकड़ा मैंने छोड़ दिया, सिर्फ टुकड़ा निकाला है बीच में। तो आंख के खोलने और बंद करने में व्यान वायु का रोल है। तो चिकित्सा के दौरान इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। प्राणवायु में लिखा है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्, बुद्धि को, हृदय को और सभी इंद्रियों को और मन को धारण करती है। तो धारण करने में का अर्थ है कि अगर प्राणवायु में कोई विकृति आएगी तो चक्षु इंद्रिय में विकृति आएगी ही आएगी। आलोचक पित्त को तो सब जानते हैं, दृक् स्थानम आलोचकम, वो तो उसका घर है। तर्पक कफ शिरः संस्थो अक्ष तर्पणात्, सिर के स्थान में अक्षि का तर्पण करता है। उसको जो नरिशमेंट चाहिए, उसको जो ऊर्जा चाहिए, जो उसको पोषण चाहिए, वो तर्पक कफ से मिलेगा। लेकिन अधिक वृद्धि होगी तो वो रोग का कारण भी बन सकता है। अब देखिए 2 इंटरेस्टिंग बड़े फैक्टर्स आएंगे, एक अपतर्पण, दूसरा स्नेहन। अपतर्पण में लिखा है शिरः कंठ अक्षि रोगिणा, सिर के रोगों में, कंठ के रोगों में, आंख के रोगों में अपतर्पण एडवाइज्ड है, संतर्पण एडवाइज नहीं है। क्यों? वही डायलॉग, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मात भयम, कफ की वृद्धि तो करनी ही नहीं है, थोड़ा अपतर्पण कर दो, बाद में देख लेंगे, बाकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्नेहन में लॉजिक कहां लगेगा? जहां स्नेहन कर सकते हैं। तो आम का पाचन करने के बाद ही तो करेंगे ना, इसलिए स्नेहन में भी लिखा हुआ है वात अर्थस्यंद, अस्यंद मतलब अभिषंद, तिमिर दारुण प्रतिबोधन है। वात के सभी रोगों में, अभिषंद में और तिमिर रोग में स्नेहन मैंडेटरी है, एडवाइज्ड है। लेकिन कब? जब आम का पाचन हो जाए। आम का पाचन करने की प्रक्रिया कैसी रहेगी आंख के रोगों में, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
कुछ और स्वेदन के बारे में लिखा है, स्वल्पम दृक मुष्क हृदय, तो दृष्टि के ऊपर मृदु स्वेद ही करना होता है। नस्य के बारे में लिखा है, केश दोष अक्षी राजिशु, बालों को बढ़ाने के लिए, बालों के रोगों में, आंख के रोगों में, इनमें नस्य का एक मेजर रोल है, तो नस्य करना चाहिए। मूर्ध तेल का रेफरेंस देखिए, 4 तरह के मूर्ध तेल हैं। हम तेल की सिर में मालिश करें, तेल की धारा करें, तेल की जो है पिचू लगाएं, या तेल की शिरोवस्ती करें। केश दोष नासा अस्य शोषे तिमिरे शिरो रोगे, नासा अस्य शोषे, नाक और मुख की शुष्कता। बहुत सारे आंख की डिजीज ऐसे हैं जिसमें नाक और आंख में भी शुष्कता दिखाई देती है, अलोंग विद अभिषंद, जैसे शॉगरन सिंड्रोम एक डिजीज है जिसमें उसमें मूर्ध तेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और तिमिर रोग के अंदर, शिरो रोगों में, इनमें मूर्ध तेल का महत्वपूर्ण रोल है। शिरोवस्ती के संदर्भ में ये चीजें लिखी हैं। आप युक्ति लगा के पिचू भी कर सकते हैं, अभ्यंग के लिए भी दे सकते हैं, धारा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो डिजीज कितने लेवल पे दोष प्रबल हैं, वहां से हम इसको समझ पाएंगे। रक्तमोक्षण के बारे में लिखा है, शिरो नेत्र विकारेशु ललाट्याम मोक्षयेत। रक्तमोक्षण क्योंकि पित्त स्थान है, तो पित्त की वृद्धि जब भी जहां भी होगी तो वहां रक्त वृद्धि भी होगी ही होगी। और कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिक्रियाम विरेकम उपवासम व श्रावणम शोणित से, या सब जानते हैं, उस डायलॉग को भी सब समझते हैं। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत को मानते हुए रक्तमोक्षण, ब्लड लेटिंग का भी प्रयोग युक्ति पूर्वक नेत्र रोगों में किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट आखिरी ये जो पार्ट है शालक्य का, सबसे आखिरी श्लोक ये लिखा हुआ है, द्वे पाद मध्य पृथु सन्निवेशे शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे ता मृक्षणो उद्वर्तन लेपन आदीन पाद प्रयुक्तेन नयने नयंती। पैरों के बीच में से कुछ शिराएं चक्षु इंद्रिय तक जाती हैं, इसलिए पैरों के ऊपर उद्वर्तन, मर्दन, लेप लगाना, अभ्यंग करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आई डिजीज के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो उस एस्पेक्ट, अब इसको लॉजिक के तहत दूसरे नजरिए से भी समझें तो पैरों की जो शुद्धि है, पैर हमारे कहाँ टिक रहे हैं, हम नंगे पैर बाहर जा रहे हैं, कैसी जगह पे हम ऊबड़ खाबड़ जगह पे चल रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पैरों के अंदर नीचे डैमेज हो सकता है, तो वो आंख के अंदर डैमेज करने में भी अपना रोल प्ले कर सकता है। उस संदर्भ से आप इसको समझ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी की सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, कैसे उसको समझना है, किस तरह से हम ऑप्थेल्मोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस नजरिए से कि आंख के अंदर रोग अगर आ जाएं तो उसका ट्रीटमेंट, उस डिजीज की अंडरस्टैंडिंग और कैसे उस डिजीज को हम खत्म कर पाएंगे, वो विजन हमें यहां से क्लियर हो जाता है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो एक बार पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में एक ब्रॉड डायरेक्शन आपको देने की कोशिश की है कि हम किस नजरिए से, किस तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजी के ट्रीटमेंट को समझेंगे, सिम्टम्स के आधार पे समझेंगे, और एक वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा जो लक्षणों के आधार पे, गुणों के आधार पे हम प्लान कर सकते हैं। फिर ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। जैसे जैसे आप डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन 4 पैथोलॉजी, बेसिकली तो 3 पैथोलॉजी के अलावा कोई भी दूसरी पैथोलॉजी दिखेगी ही नहीं। सारी की सारी आई डिजीज की पैथोलॉजी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी। ये पित्त के स्थान में आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, मैं तो समझ नहीं पाया। सर ये पित्त के स्थान में बात की जाती है, डॉक्टर नीतू आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आपने, मैं इतना तो सुन पाया कि पित्त के स्थान में वात की वृद्धि में, आगे नहीं समझ पाया कि पूछना क्या चाह रहे हैं। मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है सर। कल्पना जी पूछ रहे हैं सर कि व्हाट अबाउट ग्लाउकोमा शुड बी थॉट ऑफ। I had done Jaloka Charan and patient white eye turned black. He was able to see slightly later on it turned orange, red. Please guide. देखिए, शालक्य के अंदर वो एस्पेक्ट, चलो ये सवाल आ गया है तो उसको उसी नजरिए से मैं जवाब भी दूंगा। जब हम शालक्य तंत्र को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाएंगे कि जितनी भी डिजीज आचार्य ने मेंशन किए हैं उसके अंदर एक तो है जो औषध साध्य चिकित्सा बताई है और दूसरी है जो शस्त्र साध्य चिकित्सा बताई है।
शस्त्र साध्य चिकित्सा का एस्पेक्ट आज की डेट में एक मॉडर्न स्वरूप ले चुका है और आयुर्वेद के जितने प्रैक्टिशनर्स हैं शस्त्र साध्य विकारों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस विकार के अंदर सर्जरी ही एकमात्र चॉइस है, उन विकारों को औषध के द्वारा हम ठीक कर पाए ऐसा मेजोरिटी केसेस में संभव नहीं हो पाता। जहां पे चॉइस फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो सर्जरी की ही है, तो हमें सर्जरी के संदर्भ में ही सोचना पड़ेगा। फिर भी जब ग्लूकोमा की स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, तो आप इसको अभिषंद और अधिमंत की लेवल पे जब अंडरस्टैंड करने जाएंगे, 4 प्रकार के अभिषंद हैं, 4 प्रकार के अधिमंत हैं। चारों के लक्षणों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोरिलेट होगा कि ग्लूकोमा की आपका जो पेशेंट है उसकी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ग्लूकोमा, जस्ट लेट अस लीव ग्लूकोमा। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट को आंख में दर्द है, पेशेंट को आंख में रेडनेस है, पेशेंट को आंख में दर्द है, ये पेशेंट को विजन में धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, पेशेंट को हेडेक बहुत ज्यादा होता है, साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन है, नींद आने में तकलीफ है, पेशेंट की प्रकृति कैसी है। इन सब चीजों से अगर आप कोरिलेट कर पाए कि तो ये एक वात अभिषंध के सिम्टम्स आ रहे हैं। वात अभिषंध इन पित्त स्थान, वात की वृद्धि है पित्त स्थान पे, क्योंकि हमें पेन के सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हमें सिर्फ बर्निंग सेंसेशन और रेडनेस मिलेगी तो हम सिर्फ पित्त वृद्धि इन पित्त स्थान की तरह से समझेंगे। अगर हमें एक ऐसे भी आपने ग्लूकोमा के केसेस देखे होंगे जिसमें पेन नहीं होता, लेकिन जब भी आंख का प्रेशर चेक करते हैं तो प्रेशर पेशेंट का मिलता है 25, 28, 30, 35 mm ऑफ Hg, यानी कि हाई इंट्राओकुलर प्रेशर विद नो सिम्टम्स, विदाउट सिम्टम्स। तो वो कफ दोष की वजह से है, क्योंकि उसमें ना तो आंख में ड्राइनेस है, ना आंख में पेन है, ना आंख में जलन है, ना आंख में रेडनेस है। स्टिक टू द सिम्टम्स। सिम्टम्स के आधार पे जब आप स्टिक रहेंगे तो वहां से आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब कफ की वृद्धि हम मानेंगे तो उसने ऑब्स्ट्रक्शन की है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए नस से आपके पास चॉइस है। अधिमंत चिकित्सा, अधिमंत के लेवल पे अगर डिजीज जा चुका है तो वहां पे वेधन एकमात्र ट्रीटमेंट मेंशन किया हुआ है। जो आज की डेट में सर्जरी होती है जिसमें आयरोडोटॉमी जिसको हम बोलते हैं, वो आयरोडोटॉमी कई बार मैनुअली भी करते हैं, कई बार लेजर से भी करते हैं। वही ट्रीटमेंट आचार्य सुश्रुत ने हजारों साल पहले मेंशन किया हुआ है। आज उसका एक मॉडर्न स्वरूप बन गया कि अगर प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो वो कंट्रोल में लाने के लिए वेधन ट्रीटमेंट ही बताया। वेधन इज पंक्चरिंग। जैसे एक बबल है, बबल बाथरूम में पानी है, पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे जो जाली है वो जाली बिल्कुल जाम हो गई। तो जाम होने की वजह से हमने क्या किया, एक डंडी ली और डंडी को जाली के जो सुराख हैं उनके अंदर हमने मारना स्टार्ट कर दिया। तो वो सारे के सारे जो सुराख बंद हो गए तो वो खुल गए। खुलने की वजह से पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन ओपन हो गई, पॉइंट बचेगा। उसके बाद भी विजन का जो लॉस है वो प्रोग्रेस करता है। समटाइम्स विजन धीरे धीरे आगे डैमेज होती रहती है कंटिन्यूअसली, अगर प्रेशर कंट्रोल में आ जाए तो भी। अगर हम ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो पेशेंट को विदाउट एलोपैथी मेडिसिन नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर पे लाया जा सकता है इसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो इन दैट केस सर्जरी इज द ओनली चॉइस, उसके अलावा दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। और जो ग्लूकोमा को भी आप वात वृद्धि इन पित्त स्थान, वात की वजह से भी सुराख रुक सकते हैं, ड्राई हो गए उनके सुराख नैरो हो जाएंगे। जो पैसेज है, पैसेज का आउटपुट नैरो हो गया, वो भी तो एक वात की वजह से संभव है। तो वात वृद्धि इन पित्त स्थान भी हो सकता है, कफ वृद्धि इन पित्त स्थान भी हो सकता है। तो हमें दोष, ये गुण के आधार पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह के गुणों की वृद्धि हुई है और उसने पित्त स्थान में क्या क्या डैमेज कर दिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम सारी आ रही हैं। डिजीज को ट्रीट नहीं करना, सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करो, बेसिक पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करो, व्हाटसोएवर विद द डिजीज, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं ठीक हो जाएगा, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं ठीक हो जाएगा। बशर्ते इसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है, मैं समझ सकता हूं। ये आज इस चर्चा में हम सिर्फ एक ब्रॉड डायरेक्शन ले रहे हैं। ब्रॉड डायरेक्शन में इमरजेंसी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कितने सारे ऐसे डिजीज हैं आई के जो लाइफस्टाइल के साथ बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो मॉडर्न कन्वेंशनल जो साइंस है, ग्लूकोमा को ही ले लो। अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो भी पेशेंट के पास चॉइस क्या है अदर देन टू यूज द आई ड्रॉप्स फॉर होल लाइफ, उसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को इस नजरिए से समझ के, आई डिजीज को इस नजरिए से समझ के ट्रीटमेंट पैरेलली भी स्टार्ट करें, जो पेशेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है लेट हिम कंटिन्यू विद दैट, उसके साथ में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो और दोषों को, गुणों को मॉनिटर करना शुरू करें। जैसे जैसे शुद्धि हो जाएगी, जैसे जैसे दोष बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीज की रिकवरी अपने आप आपको दिखनी स्टार्ट होगी। तो आप उसके बाद वहां से ग्लूकोमा के संदर्भ में मैं बता रहा हूं,
तो पेशेंट की जो प्रेशर की ड्रॉप्स हैं उनको धीरे धीरे करके मॉनिटरिंग के साथ में आप बंद करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम ग्लूकोमा में जो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन हैं वो बंद हो पाई है। एक दो नहीं है, सैकड़ों में है, लेकिन ये बड़ी माइन्यूटली चलना है। प्रैक्टिस के अंदर वो अलग बात है कि पेशेंट आपको टाइम देगा कि नहीं देगा, वो 6 महीने तक वेट करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज। बट अगर हम साइंस के संदर्भ में बात करें, यस इट इज पॉसिबल, इट इज फिजिबल एंड इट हैज बीन ऑलरेडी डन। थैंक यू सर। डॉक्टर नीतू पूछ रही हैं कि मुलेठी का एक्सटर्नल प्रयोग कैसे करना है एंड ऑल्सो टेल अबाउट शीत लेप। मुलेठी का प्रयोग एक्सटर्नल रूप में करने के लिए मुलेठी का आप नेत्रधारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को 1 गिलास पानी में उबालो, आधा गिलास जब रह जाए तो नेत्रधारा का जब भी क्वाथ बनेगा, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें उसको कॉटन के अंदर से फिल्टर करना है, ताकि जो पाउडर है, पाउडर का एक भी पार्ट मेडिसिन के अंदर नीचे ना आए। तो छलनी के अंदर उंगली जितनी मोटी एक कॉटन की पैड लगाइए और उस पैड के अंदर से आप काढ़े को फिल्टर करेंगे और उस काढ़े को नेत्रधारा के रूप में आप इस्तेमाल करो, आई वॉश के रूप में आप उसको यूज करो, छींटे आप पेशेंट को उसके मरवा सकते हैं। इस तरह से आप मुलेठी का प्रयोग एक्सटर्नल रूप में करना है। शीत लेप का मतलब है ठंडी लेप, जैसे चंदन का आपने लेप लगा दिया या कुछ ऐसे शीतल पद्मक है, पद्मक और त्रिफला मिला करके, दारू हल्दी है उसको मिला करके, वो सारे शीतल रस वाली चीजें हैं। इनको पानी में, ठंडे पानी में पेस्ट बना करके आंख के ऊपर पिंडी या विडालक के रूप में आप उसको यूज कराना। शीत लेप से मेरा कंसर्न था। ठंडे शीत वीर्य वाले जितने भी ड्रग्स हैं उनको कैसे यूज करना है, ये मेरा संदर्भ था। यूज करना है पिंडी और विडालक के रूप में ही। सर गीता मैम पूछ रही है कि माय सन एज्ड 28 हैज इरिटेशन इन आईज, व्हाट विल यू सजेस्ट? नहीं, इरिटेशन इन आईज तो एक बड़ा ब्रॉड सिम्टम है। या तो वात पित्त कफ के आधार से आप देखो, इरिटेशन इन आईज मतलब आंख मूवमेंट में ज्यादा दिक्कत है, मूवमेंट ज्यादा कर रहा है। अब जैसे ड्राइनेस में एक सिम्टम ये हो सकता है कि पेशेंट बार बार ब्लिंकिंग करेगा। तो आप खुद बताइए, जो अभी बोल रहे थे कि ये, या जो पूछना चाह रहे हैं कि कौन से दोष की वृद्धि है, स्वाभाविक है वात दोष की वृद्धि है। एक बार में 1 मिनट के अंदर अगर मैं 5 या 8 बार ब्लिंक करता हूं और अब मुझे कुछ ऐसी दिक्कत होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन मुझे 20 बार ब्लिंक करना पड़ रहा है, तो चल गुण की बढ़ोतरी होगी ना। हमने अभी बात की थी, व्यान वायु की वजह से निमेश और उन्मेष की प्रक्रिया होती है। तो वात की वृद्धि होने के कारण ही ये सारा ऐसा हो रहा है। अगर ब्लिंक नहीं कर रहा अभी जैसे लिखा, तो सिम्टम एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो बात है। इरिटेशन इज ए कॉमन पार्ट। आंख में खुजली हो रही है, आंख में दर्द हो रहा है, आंख में रेडनेस है, खारिश होती है। तो खुजली आपने जैसे लिखा, खुजली होना कफ का सिम्टम है। तो कफ की वृद्धि पित्त स्थान में है, हल्का सा स्वेदन कर दो, कफ के कारण ही खुजली आंख में आएगी। तो थोड़ी सी आंख पे सिकाई कीजिए, सिकाई करते ही तुरंत मृदु स्वेद करना है, मृदु स्वेद करते ही तुरंत कफ का विलयन हो जाएगा। ये सैकड़ों बार करके देख चुके हैं। जैसे अभी आप सब लोग डिजिटल स्क्रीन के सामने हो। डिजिटल स्क्रीन आज की डेट में मैंडेटरी है, मजबूरी है, अलग विषय है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद में स्क्रीन से हटेंगे, आपको लगेगा थकावट हो गई। आज जाते ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, ये वात की वजह से भी है थकावट, और अगर कफ की इचिंग स्टार्ट हो जाए तो वो कफ का दोष है। आपकी प्रकृति के अनुसार चेंज होगा सारा, पेशेंट की प्रकृति भी काम करेगी। लेकिन अगर खुजली एक सिम्टम की हम बात करें, खुजली सिम्टम की एक बात करें, तो आंख के ऊपर मृदु स्वेदन कर दीजिए, कफ का विलयन हो जाएगा। इंस्टेंटली आप फील करेंगे कि एक स्टेरॉइड ड्रॉप डाल दी और एक आंख पे सिकाई कर दी, बराबर रिजल्ट आएगा। आज ही आजमा के देखें, आपकी आंखों की थकावट जो है उस पे आप थोड़ी सिकाई करो, प्रेस को गर्म करके कपड़ा लगा के आंख पर रख के इस तरह से ऐसे आपको सिकाई करनी है। सिकाई करने से कफ के सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। आपने लिखा है गीता मैडम कि सुबह उठते होती है। अब सुबह का समय कफ का समय है, कफ के स्थान पे छोटा बच्चा आंख में खुजली की कंप्लेन कर रहा है। टिपिकल लॉजिक बनता है कि कफ की वृद्धि हुई है। आप सिकाई करो, दारू हल्दी का काढ़ा बना के उससे आप आई वॉश करा सकते हैं। उसको अगर मीठा बहुत ज्यादा खाता है, उन सब चीजों को अवॉइड करा सकते हैं। दही का प्रयोग ज्यादा करते, जो कफ वृद्धि वाली चीजें हैं वो हटा दीजिए आप सारी। थोड़ी सी हीट आंख के ऊपर दे दो, दैट्स इट। खुजली है वो आराम से ठीक हो जाएगी, इंस्टेंटली आराम मिल जाएगा उसके अंदर। सर प्रिया जी पूछ रहे हैं कि तर्पक कफ का शिर संस्थो, इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट कैसे समझ सकते हैं? नहीं, शिर संस्थो मतलब सिर स्थान में रहते हुए इंद्रिय और बाकी स्थानों को धारण करता है ना, वो पोषण करता है उनका। तो पोषण करने के लिए आई को नरिशमेंट तो चाहिए। आई की फंक्शनैलिटी जो है उसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? वो तर्पक कफ से मिलेगा। अब उसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट सिर्फ इतना ही है कि जब पित्त
देखो क्लिनिकल एस्पेक्ट माने इस तर्पक कफ के संदर्भ में टिपिकली अगर समझना चाह रहे हैं, अगर ओवरऑल बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाएगी तो आंख के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पहली बात। अगर ओवरऑल बॉडी में कफ का क्षय हो जाएगा, धातु क्षीणता की अगर स्थिति है, तो भी आंख के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऑप्टिमम लेवल पे अगर कफ बॉडी में रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तर्पक कफ रहेगा, वो सारे ही रहेंगे। तर्पक कफ ज्यादा कब बढ़ेगा? या तो तर्पक कफ ज्यादा तब बढ़ेगा जब वहां पे कोई पैथोलॉजी क्रिएट हुई हो, जैसे हाइड्रोसेफेलस हो गया, जैसे कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, जैसे कोई ग्रंथि डेवलप हो गई, तो उस संदर्भ से हम देखेंगे उसको। अगर वहां पे वो कफ की वृद्धि हुई है तो वो क्लिनिकली आंख को कैसे इफेक्ट करेगा, उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। कैसे आएंगे? पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, पेशेंट को ब्रेन के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन आई में कैसे दिखेगा? एसिम्प्टोमेटिक लॉस ऑफ विजन। कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आंख में कोई डिजीज नहीं है, कोई कॉर्निया से लेके लास्ट रेटिना तक, ऑप्टिक नर्व तक हमने उसको विजुअलाइज कर लिया, कहीं कोई पैथोलॉजी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी विजन का लॉस होता जा रहा है। इसका मतलब वो ब्रेन के लेवल पे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रखता है। ऐसे डिजीज के अंदर हम देखेंगे। आप मेरी स्लाइड वापस देखेंगे तो उसमें मैंने जो कफ के सिम्टम्स दिखाए थे, जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्रोथ हैं, वो सारी की सारी कफ की वजह से होंगी। आंख में प्रेशर बढ़ गया, ये उस संदर्भ से समझ लीजिए आप। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ना लेकिन विदाउट एनी सिम्टम, ये कफ का एक साइन है। और उस कफ के साइन के कारण हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो सिम्टम है ही नहीं, लेकिन विजन लॉस होता जा रहा है। ऐसे ग्लूकोमा के कितने पेशेंट होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं? हाइड्रोसेफेलस की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, किसी दूसरे प्रेशर की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। और वो जो सेकेंडरी रीजन है वो कफ वृद्धि के रीजन है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट इसी नजरिए से समझना है कि आंख में पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, कोई आंख का सिम्टम नहीं आ रहा, लेकिन हमें कफ वृद्धि दूसरी जगह पे देखने को मिल रही है, इसलिए हम उस नजरिए से उसको समझेंगे, उस तरीके से ही उसी लेवल पे जाकर के डिजीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एक सौम्या जी ने सवाल पूछा था कि त्रिफला को सब ऋतु में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। त्रिफला एक रसायन के रूप में सब ऋतुओं में प्रयोग किया जा सकता है, किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अभी जैसे कोरोना टाइमिंग में चल रहा है, तो घर में हमने काढ़े का प्रयोग बढ़ाया कि पियो आप, दिन में 1 बार 2 बार जैसे पी सकते हैं। तो मेरी सिस्टर को रिकरेंट स्टाई हो रहा है, कभी लेफ्ट आई में कभी राइट आई में होता है, ठीक हो जाता है। तो हमने ऑब्जर्व किया जैसे हमने वो काढ़े का यूज बंद किया तो वो स्टाई होना वो बंद हो गया। तो उस कंडीशन में सर कुछ ऐसा दे सकते हैं आंखों में कि बार बार स्टाई ना हो? मतलब इसका मतलब तो ये कुछ भी उष्ण चीज ली ज्यादा और अभी हो गया। सवाल का जवाब आप ही देंगे। स्टाई होना, मुझे ये बताएं कि वात वृद्धिहीन पित्त स्थान है कि पित्त वृद्धिहीन पित्त स्थान है कि कफ वृद्धिहीन पित्त स्थान है? सर मे बी कफ वृद्धिहीन पित्त हाँ, स्थान। कफ वृद्धिहीन पित्त स्थान है, क्योंकि वो स्टाई बन गई, ग्रोथ है, एक एक्स्ट्रा है, अनडिजायर्ड टिश्यू वहां पे डेवलप हो रहा है। तो कफ वृद्धिहीन पित्त स्थान में हमने क्या चिकित्सा समझी है कि पहले वहां पे कफ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्वेदन करना है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो कफ का विलयन करेंगी, कफ को पिघलाएंगी। तिक्तरस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप दारू हल्दी का काढ़ा बना करके आईज की वॉशिंग करा दो, दारू हल्दी या हल्दी की पोटली बना के आंख पे सिकाई करा दो, दोबारा कभी होगी ही नहीं स्टाई। सिर्फ इतना काम करने से ही काम हो जाएगा। हल्दी की छोटी पोटली बना करके आंख में मृदु स्वेदन 5-10 दिन लगातार कर दो, दोबारा कभी भी स्टाई नहीं होगी। Okay, thank you so much, sir. If fungal infection is not relieving and the patient is pregnant, then what should be the management? Fungal infection कहाँ, आंख में या बॉडी में कहीं? ये नीरज जी ने सवाल पूछा है। फंगल इन्फेक्शन अगर नहीं ठीक हो, मतलब फंगल इन्फेक्शन आंख में अलग से बहुत रेयर होता है। वो फंगल, अगर फिर भी ग्रोथ की बात करें, कुछ पपड़ी जम रही है, कुछ बालों के अंदर डैंड्रफ जैसा आ रहा है, तो सिर में भी डैंड्रफ होगा। तो ये अगेन एक सिक्रेशन है, डिपॉजिट है, अनडिजायर्ड है, ये कफ की वृद्धि की वजह से है। ग्रॉइन रीजन में होता है, हैंड पे अगर है तो ग्रॉइन रीजन में तो वो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको समझेंगे मैडम। फिर तो वो कफ वृद्धि, ओवरऑल जो कफज कुष्ठ है उसी की चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी। वो तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजी से अलग हो गया। वो तो फिर कफज कुष्ठ की चिकित्सा उसमें हम करेंगे तो फंगल ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। कोई और सवाल है तो बताएं, नहीं तो हम बिजनेस वाले एस्पेक्ट पे चलें। मेरा एक दूसरा टॉपिक भी है जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस में शायद बेहतर मदद मिल पाए। विज्ञान, जहां तक आयुर्वेद की बात है, ये जितना सिंप्लीफाई हम करने की कोशिश करेंगे, जितना उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें भी बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। लेकिन
अगर देखिए, मेरा ऐसा मानना है डिजीज को नाम मत दो। आपने जैसे अभी लिखा कि ग्लूकोमा में कैसे करेंगे, स्टाई में क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन, आंख में ब्लेफराइटिस हो गया है। मैं ये कहता हूं कि इस नजरिए से चीजों को देखो ही मत। आप सिर्फ ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। वात वृद्धि इन पित्तस्थान है, पित्त वृद्धि इन पित्तस्थान है, या कफ वृद्धि इन पित्तस्थान है। इन तीन के अलावा चौथा कोई भी सिम्टम मिलेगा ही नहीं। और इन मेजोरिटी केसेस के अंदर जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार मल्टीपल पेशेंट्स पे, तो आपको एक थॉट क्लैरिटी आने लग जाएगी कि ये सारी चीजें अच्छा इस तरह से काम करती हैं। एक समय के बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। पित्त वृद्धि पित्त स्थान में सिर्फ पित्त का शमन कर दिया, हमने घी पिला दिया तो वहां पे थोड़ा सा कफ था वो बढ़ गया, तो पहले तिक्त रस का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए था, इतने दिन प्रयोग करना चाहिए था, उसके बाद ही मधुर रस पे आना था। वो जो माइन्यूट एनालिसिस है डिजीज का, वो आपको थोड़े समय के बाद अभ्यास से आना शुरू होगा। लेकिन जो साइंस, जो ऑप्थेल्मोलॉजी की अप्रोच है, मैं अपने अनुभव में, मुझे 15 साल हो गए हैं, 15 साल से ज्यादा का समय मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी में काम करते, 2015 से 2020 16वां साल शुरू हो गया। इन तीन पैथोलॉजीज के अलावा कोई चौथी पैथोलॉजी नहीं है। इन तीन पैथोलॉजी में आंख के सारे डिजीज आ जाते हैं। आप उसका नाम दे पाओ चाहे आप ना दे पाओ। महर्षि सुश्रुत की तरह सोचें, महर्षि वाग्भट की तरह सोचें। उस टाइम पे ना तो स्लिट लैंप होता था, ना ऑप्थेल्मोस्कोपी थी, ना कोई बड़ी मशीन थी जिससे हम एंजियोग्राफी कर सकें या कोई चीजों को एनालाइज कर सकें। उसके बावजूद भी कंप्लीट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो वो सारे सिम्टम के आधार पे हैं, गुण के आधार पे हैं, दोष के आधार पे हैं। उस नजरिए से अगर हम समझना शुरू करेंगे तो हमें धीरे धीरे डायरेक्शन मिलनी शुरू होगी, एक थॉट की क्लैरिटी आएगी और हम बेहतर तरीके से उन सब चीजों को कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं ऑप्थेल्मोलॉजी वाले सब्जेक्ट को मैं खत्म करता हूं। और दूसरा हमारा आज का एक विषय मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, मेरा ऐसा अपना अनुभव भी रहा, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे, और हम समाज में देखते भी हैं चारों तरफ कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स थोड़ा टेक्नोलॉजी से हेजिटेट करते हैं। हालांकि हम सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज कनेक्ट भी हुए हैं, ये एक बड़ा ही अप्रिशिएटिंग पार्ट भी है। लेकिन फिर भी मेजोरिटी में अगर देखी जाए, एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल साइंसेज जो मॉडर्न साइंस हैं, या दूसरी किसी भी साइंस की किसी भी स्ट्रीम की अगर हम बात करें, वहां टेक्नोलॉजी सवा लोग ज्यादा है। आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी अडेप्ट होनी शुरू हुई है। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक छोटी सी चीज तैयार की है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं उसी को एग्जांपल लेके ही बताऊंगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये एक मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक सिस्टम है। ये मैंने अपने पर्सनल प्रयोग के लिए तैयार किया, अपने पर्सनल हॉस्पिटल में इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने तैयार किया। जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहली बात, आज की डेट में मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे गाड़ी लेनी हो तो मैं क्या करूं। तो पहले के आज से 10 साल 15 साल पहले क्या करते थे, कोई शाना आदमी है उसको जाओ, हमारे हरियाणा में बोलते हैं शाना आदमी, शाना मतलब बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, उससे हम चर्चा करते थे कि भैया ये वाली गाड़ी लूं कि ये वाली गाड़ी लूं, मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है। तो वो अपने अनुभव से बताता था कि ये नहीं, ये ले लो, इसमें ये आपको बाद में जाके ये दिक्कत आएगी। तो ऐसे जब अनुभव होते थे तो उसमें हम उस सयाने आदमी से पूछते थे और अपने डिसीजन लेते थे। लेकिन आज की डेट में वो सयाना आदमी जो है वो गूगल बन गया। सर्च इंजिन जो है वो सयाने आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं। आपके सामने 100% इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से ले आए हैं। इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन का सैलाब है कि कई बार तो उसकी वजह से कंफ्यूजन और हो जाता है। लेकिन एक थॉट क्लैरिटी के साथ हम चलें तो बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म हमको टेक्नोलॉजी ने दिया है। आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जो आपके थॉट हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, आप उस वेबसाइट पर डालो, उसके पेजेस बनाओ बड़े ही अच्छे तरीके से, उसमें विजुअल कंटेंट आप डालिए। मैं इस एस्पेक्ट पे नहीं जाऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। उसके बाद सोशल मीडिया पेजेस हैं, जैसे हमारा ये विश्व आयुर्वेद परिषद का भी एक पेज बना हुआ है, जो लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक्स भी वहां जाते हैं, हम उसको प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। पहले विश्व आयुर्वेद परिषद के इसी सेमिनार को हम एक लिमिटेड फिजिकल प्लेस में, लिमिटेड फिजिकल प्रेजेंस के साथ करते थे। टुडे स्काई इज द लिमिट, जो लिमिट गूगल मीट ने दी है, कम से कम उस लिमिट को तो हम मीट कर ही सकते हैं। पॉसिबिलिटी शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे जरूरी चीज है यूजर एक्सपीरियंस। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जब आदमी आएगा तो उसको आप एक्सपीरियंस कैसा करा रहे हो,
उसको वो उसके मतलब की चीज मिल रही है क्या, उसको आपके ज्ञान से मतलब नहीं है, उसको अपने एक्सपीरियंस से मतलब है, उसको उसका अनुभव खुद को बहुत बढ़िया फील होना चाहिए। ये चीज का ध्यान जरूर रखना है। डिजिटल मार्केटिंग उसका एक प्लेटफॉर्म है, कम खर्च के अंदर आप ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है। ये जो 4 पॉइंट मैंने बोले, मैं इन चारों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर आज डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 5वें पॉइंट पे मैं चलूंगा। मान लीजिए आपकी वेबसाइट भी बन गई, आपका ब्लॉग भी है, आपने कंटेंट भी डाल दिया, सोशल मीडिया पे भी लोग फॉलो करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, आप मार्केटिंग करके ज्यादा अपने पेशेंट्स को भी ला पा रहे हो, लेकिन डाटा मैनेज आप कैसे करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अपने प्रयोग के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया। मैंने खुद, ये मेरा खुद का आप मान सकते हैं एक क्रिएशन है। ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमें 2 साल लगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश नेत्रालय के लिए हमने डेवलप किया था। हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम इस चीज के लिए हमने रखी थी, और उस टीम ने इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 साल तक विद माइनर चेंजेस ऑलमोस्ट डेली या हर हफ्ते कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होता था। और ये सिर्फ और सिर्फ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, चाहे वो सिर्फ ओपीडी लेवल पे हो, चाहे वो आईपीडी लेवल पे हो, चाहे आप फिजिकल कंसल्टेशंस कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं, चाहे आप बाहर की दवाइयां लिखते हैं, चाहे आप इन हाउस फार्मेसी चलाते हैं, सारी चीजों को, आपके रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए, आपके पूरे डाटा को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस आयुर्वेदिक सेगमेंट को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी थी, हमने पे किया, हम इस पे फंक्शनल एस्पेक्ट हमारा है, प्रॉपर्टी ये मिस्टर सिद्धार्थ हैं, .com के मालिक हैं, उन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये प्रॉपर्टी आज भी उनकी ही है, हमारे पास फंक्शनल राइट्स हैं। हमने उनसे अनुरोध किया कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कॉस्टली भी है, अभी थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ सस्ती हुई है, लेकिन आप इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में लेके आए कि हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी जरूरत के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। इसमें जो भी चेंजेस कराना चाहे वो आप चेंजेस भी इसमें करा पाएंगे। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक, जो उन्होंने, मिस्टर सिद्धार्थ ने वो वीडियो मुझे भेजा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप एक बार इसको देखें, उसके बाद मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। सर वीडियो शो नहीं हो रहा है। वीडियो शो नहीं हो रहा? नहीं सर, एक स्लाइड खुली हुई है बस आपके डेस्कटॉप की। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर। देखिए वीडियो जरा अभी बताइए, चल रहा है क्या? फिर से एक बार प्रेजेंटेशन मोड में जाना पड़ेगा डॉक्टर दिनेश, फिर हो पाएगा। नहीं दिख रहा जी, प्रेजेंटेशन मोड में, जैसे मैं ये अपनी इसमें पावर पॉइंट में आ गया। हाँ जी, प्रेजेंटेशन मोड को एक बार क्लिक करके आउट करके फिर इन कर लो, फिर से हो जाएगा। ओके। अभी देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? जी सर, स्क्रीन तो दिख रही है। अभी वीडियो चला? नहीं, अभी नहीं चला। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं आ नहीं रहा सर, है। वीडियो। तो फिर ये तो टेक्निकल इशू है शायद इसमें, क्योंकि ये मैंने अपनी स्लाइड में तो डाला हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? तो इंटरनेट स्पीड, ऐसा एक सजेशन आ रहा है। अभी दिख रहा है वीडियो? नो सर। तो फिर सर सिर्फ साउंड सुन रही है, मतलब जो म्यूजिक आ रहा है दिख नहीं रहा है।
वो शायद है ना टेक्निकल का ही, स्टाफ का ही फोन चला गया कि ये करो, है ना शायद। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर, स्क्रीन तो दिख रही है। सर जहाँ HMS लिखा हुआ है वो क्लिक नहीं हुआ। ये क्लिक तो हो तो रहा है। हाँ, यहाँ पे करो, जैसे ऊपर आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी, नीचे HMS लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक कर दो। मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, तो वो ओपन नहीं हो रहा वहां से। ये कैसे होगा? सर इसको डबल क्लिक करके देख लो। नहीं, अभी जैसे मैं एक मिनट बात सर आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ एक विषय बताना चाहूंगी कि जो भी अक्षी रोग होने के लिए कारण है, तो मैं चाहूंगी कि हम सभी अपना ध्यान रखें और साथ साथ में अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें, जिससे क्या कि हम बहुत सारे रोगों से इनसे बचा सके, अक्षी रोगों से। तो ये एक छोटा सा सुझाव है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर। ये अभी शायद काम करेगा, ये काम कर रहे हैं। अभी दिख रहा है ना? जी। अभी वीडियो दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी। जी जी जी।
ये एक उन्होंने अपना एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था जिसमें शायद आपको एक झलक मिली होगी कि चाहे अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने हैं, चाहे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करने हैं वीडियो कॉल के थ्रू, कंसल्टेशन फॉर्म आप मतलब मैं आपको अगर बताऊं, अपने एग्जांपल से बताऊं, पिछले 6 महीने से जब से कोविड का इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ है, हमने हमारे हॉस्पिटल का लॉक नहीं खोला है अभी तक। वी आर ऑफलाइन। ऑफलाइन मीन्स फिजिकली ऑफलाइन, हम अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स का एक्सेस हमारे से मिलने के लिए नहीं है। सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अभी तक भी हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं एक कमरे में बैठ के। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना नंबर ऑफ ओपीडीज जब मैं क्लिनिक ओपन रखता था उस समय हम देखते थे, उससे ज्यादा पेशेंट्स मैं अब देख पा रहा हूं। ओपीडी की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीडीज बिकॉज उसके लिए तो फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है। कैश का मैनेजमेंट, मेडिसिन की एक्सपायरी, जो बड़े हॉस्पिटल सेटअप्स जो कर रहे हैं कि अरे ये दवा एक्सपायर होने वाली है, इसको जल्दी निकालना है, ये पेमेंट आई कि नहीं आई, इसका बिल पेमेंट अभी ड्यू है, जीएसटी कितना फिल करना है, ये हर एक क्लिनिक की मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। अगर अभी जैसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करके और पेशेंट्स को कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, खासतौर पे आई ड्रॉप्स की अगर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में बात करूं, जो कहीं और जगह से नहीं मिल पाती, तो हम हमारे यहां से ही आई ड्रॉप्स को पार्सल के थ्रू पेशेंट को भेज रहे हैं। और वो पार्सल भेजने के लिए भी हमें बाहर जाना नहीं पड़ता। मल्टीपल लॉजिस्टिक कंपनी, जैसे आप अमेजन से ऑर्डर करते हैं, वो सारी कनेक्टिविटी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी। जैसे कैश का मैनेजमेंट करने में, अगर बड़े हॉस्पिटल सेटअप जो हैं, काउंटर पे अगर डेली डिफरेंस आ रहा है, आज 100 रुपए कम है, 100 रुपए ज्यादा है, फिजिकल फॉर्म में जब हॉस्पिटल फंक्शन होते हैं उस समय पे, तो इसमें सारी डिजिटल एंट्रीज रहेंगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पेशेंट अगर पुराना रिकॉर्ड साथ में लेके नहीं आया, अगली बार जब दिखाने आया था, आपको ध्यान नहीं है कि दवाई क्या दी थी, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं, पूरा रिकॉर्ड आपके पास एक्सेस में होगा। आप 10 साल पुराना भी कोई पेशेंट आपके पास उस समय आपने क्या दवा दी थी, और पूरा डाटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके पेशेंट के लेवल पे जो मैनेजमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, क्लिनिक के लेवल पे जो मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो इंडिविजुअल बिजनेस में मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डाटा ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार हम देखते हैं, मैंने बहुत साल पहले जब प्रैक्टिस में एंट्री की थी, और उस समय पे कुछ पेशेंट ऐसे आते थे जिनको हम वो दवाइयां देते थे कि पता नहीं क्यों वो दवा दी। आज भी वो पुराने प्रिस्क्रिप्शन जब सामने आते हैं, तो कई दफा ऐसा खुद समझ में नहीं आता कि हमने वो दवा उस पेशेंट को क्यों दी। अगर डाटा मेंटेन रहेगा, उसका रीजन हमारे सामने होगा, तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये दवा हमने क्यों दी। वो डाटा पूरा मॉनिटर हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग, अगर ये नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जाएंगे मार्केट में, नए तरीके से अपनी जरूरत के अनुसार बनाते हैं, तो लाखों रुपए कॉस्ट आती है। मैं आपको वही बता रहा हूं, 2 साल की हमारी मेहनत के बाद हम इसको अपने प्रकाश नेत्रालय के लिए कस्टमाइज कर पाए हैं। कम से कम भी 3-4 लाख रुपए से कम की इसकी कॉस्टिंग नहीं है आज की डेट में, अगर इसको 0 लेवल से स्टार्ट किया जाए तो। लेकिन हमने सिद्धार्थ जी से पर्सनली रिक्वेस्ट किया, उनको इंसिस्ट किया कि अगर कोई प्रैक्टिशनर्स इसको अपने प्रैक्टिस में अमल में लाना चाहते हैं, चाहे फुल फंक्शनैलिटी के साथ या फिर लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ, तो इसमें जो मिनिमम प्राइस हो सकता है, आयुर्वेद के समग्र पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो उन्होंने हमारी बात को माना भी है। और वो डिटेल्स आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से फीचर्स इसमें चाहते हैं, इसका डिटेल एनालिसिस ले सकते हैं, डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने हूं। 6.5 महीने से हॉस्पिटल बंद है, उसके बाद भी ज्यादा पेशेंट देख रहा हूं मैं ओपीडी के अंदर। आईपीडी जब शुरू होगी तब होगी। हम अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से कर पाए हैं सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की वजह से। सारा डाटा हमारे पास है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन की तरह काम करेगा, इजी टू हैंडल है। मल्टीपल यूजर्स हैं, 10 डिपार्टमेंट अगर आपके हॉस्पिटल में अलग अलग हैं, तो 10 के 10 लोग इसको यूज में ला सकते हैं। तो उस नजरिए से समझते हुए आप इसको जरूर अमल में लाएं, एक बार डिस्कस करें, इसका डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन लें, आपके काम की कौन कौन से इसमें पोर्टल्स हो सकते हैं, सिद्धार्थ जी से डिस्कस करके आप इसको प्लान कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान किसी हालत में भी नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है कि नुकसान हो जाए। आज भी देखिए, शायद हमारे में से जो हम लोग कनेक्ट हुए हैं, कोई
शायद बेंगलोर से भी होगा, कोई इस समय भोपाल में बैठा होगा, फिर भी हम टेक्नोलॉजी की वजह से कनेक्ट हो पा रहे हैं और ज्ञान को, नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा फेवरेबल होती है बशर्ते वो इजी टू यूज हो। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैंने खुद उसकी टेक्नोलॉजी, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी चाहिए, वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स के हिसाब से उस चीज को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ जी से रिक्वेस्ट करके खुद डेवलप